हाय गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 10 को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम ऑलरेडी चैप्टर 10 पे एक वीडियो बना चुके हैं, राइट, पार्ट 1 करके। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया की इकोनॉमी प्री इंडिपेंडेंस टाइम पे कैसी थी, इंडिपेंडेंस के बाद कैसी रही, एंड 1980s तक आते आते कैसे इकोनॉमी खराब होने लग गई थी, राइट, और इंडिया इंटरनेशनली compete नहीं कर पा रहा था। यही हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, है ना। अब आज हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि 1980s में जब जो पॉलिसी मेकर्स है, लीडर्स है, जब उनको रियलाइज हुआ कि देश में चेंज आना जरूरी है, तो उसके बाद वो क्या क्या चेंज लेके आए पॉलिसी में। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो द एरा ऑफ रिफॉर्म्स। In the 1980s, India began to lay the groundwork for economic liberalization, especially after 1985. देखिए, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि 1980s में पॉलिसी मेकर्स को रियलाइज हो गया था कि अब कुछ तो चेंज ले आना पड़ेगा। इकोनॉमी इज नॉट वर्किंग, करंट पॉलिसी इज नॉट वर्किंग, राइट। जो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा है, राइट, बहुत एक्सेसिव कंट्रोल एंड स्ट्रिक्ट पॉलिसीज जो बना के रखी है, ये इकोनॉमी के लिए काम नहीं कर रही है। सो वी हैव टू रिफॉर्म। तो ये रिफॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट हुआ 1980s में, एंड स्पेशली आफ्टर 1985 हमें कुछ ग्राउंड वर्क देखने को मिले, जहां इकोनॉमी को थोड़ा सा जो स्ट्रिक्टनेस है इसको कम करने की कोशिश करी गई, जो गवर्नमेंट कंट्रोल है इसे थोड़ा सा लूज करने की कोशिश करी गई, और इसी को हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहते हैं। यानी कि इकोनॉमी को थोड़ा सा खोल देना, ठीक है, लिबरल कर देना, थोड़ा सा क्या है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में बहुत ज्यादा जकड़ के ना रखना, ठीक है, लिबरली छोड़ देना, उसको हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहते हैं। एंड ये स्पेशली स्टार्ट हुआ था आफ्टर 1985। देखिए, बिफोर दिस इंडियाज इकोनॉमी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय इनवर्ड ओरिएंटेड ट्रेड पॉलिसीज। यानी कि जो हमारे ट्रेड पॉलिसीज थे वो इंटरनेशनल ट्रेड के तरफ ज्यादा प्रोत्साहन नहीं करते थे, ठीक है। इंपोर्ट, बहुत सारी चीजों की इंपोर्ट अलाउड नहीं थी, तो बहुत ज्यादा इनवर्ड ओरिएंटेड ट्रेड थे हम, यानी कि सिर्फ अपने देश के अंदर ही अपना ट्रेड को सीमित करते थे, ठीक है। सिमिलरली जो रेगुलेशंस थे वो काफी स्ट्रिक्ट थे, जैसे कि लाइसेंस राज हो गया, है ना, हमें लाइसेंस, प्राइवेट जो फर्म्स है उनको लाइसेंस लेके ही काम करना है, तो इस तरह के रेगुलेशन थे। एंड देयर वाज हेवी रिलायंस ऑन गवर्नमेंट कंट्रोल, यानी कि गवर्नमेंट बहुत सारे इंटरप्राइज को कंट्रोल कर रही थी, ठीक है। However, in the early 1980s, the government took several steps to stabilize the economy and boost growth. लेकिन 1980s के बाद गवर्नमेंट ने स्टेप लिया इकोनॉमी को थोड़ा सा लिबराइज करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, एंड ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए। These efforts, often called early liberalization or reforms by stealth, were not part of a comprehensive reform package like the one in 1991, but they marked the beginning of a shift in economic thinking. देखिए, जो इंडियन इकोनॉमी में जो एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है ना, वो 1991 में आया है। 1991 पे एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, राइट, उनके बारे में आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। तो जो 1991 के रिफॉर्म थे ना, इसने इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह से पलट के रख दिया था, कंप्लीट चेंज कर दिया था। लेकिन जो अर्ली लिबरलाइजेशन है ना, वो 1980 से ही शुरू हो गई थी। जो ये 1991 की लिबरलाइजेशन है, इसकी नींव जो है 1980s में ही गवर्नमेंट ने गाड़ना शुरू कर दिया था, ठीक है। और 1980s के दौरान क्या करा गया, रिफॉर्म बाय स्टेल्थ। रिफॉर्म बाय स्टेल्थ का क्या मतलब होता है कि धीरे धीरे चेंज लेके आना। तो ये धीरे धीरे लेके आना इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर आप सडन चेंज ले आते हो, राइट, एंड इकोनॉमी को सडनली आप बदल देते हो, तो काफी लोगों से आपको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। लोग रिवोल्ट करेंगे, वो चेंज नहीं चाहेंगे, है ना। तो सर्टेन सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन उसको रिवोल्ट करेगा, एंड आपकी जो रिफॉर्म है वो ठीक से आ नहीं पाएगी। तो इससे सडनली रिफॉर्म करने से बेहतर है, गवर्नमेंट ने सोचा कि हम रिफॉर्म्स बाय स्टेल्थ करेंगे, यानी कि धीरे धीरे, वन स्टेप एट अ टाइम हम रिफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो जो ये 1980s से लेके 1990s का पीरियड है ना, इसको हम रिफॉर्म बाय स्टेल्थ या फिर अर्ली लिबरलाइजेशन कहते हैं, जहाँ पे इकोनॉमी को लिबरल करके थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करिए कि चलिए लिबरलाइजेशन करके देख लेते हैं, आखिर इसका रिजल्ट अच्छा आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो दैट इज reforms by stealth. Okay, and it marked the beginning of a shift in economic thinking. And जो ये रिफॉर्म लेके आए हैं 80s से लेके 90s
में, ठीक है। एंड उसका जो रिजल्ट आया है, उसने जो इकोनॉमिक थिंकिंग है कि किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए इंडिया में, वो पूरी तरह से चेंज करके रख दिया। इट वॉज अ बिगिनिंग ऑफ अ शिफ्ट इन इकोनॉमिक थिंकिंग। ओके, the key initiative of this period were aimed at reducing trade and investment barriers and changing the overly protectionist policies. तो ये पीरियड मतलब 1980 से लेके 1990 तक के पीरियड की हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पीरियड में मेन जो इनिशिएटिव लिया गया वो किस चीज के लिए लिया गया कि जो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर गवर्नमेंट ने सेट कर रखा है रिगार्डिंग लाइसेंस, राइट, एंड अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करे, बैरियर्स को रिड्यूस करे। एंड जो गवर्नमेंट ने ओवर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज बनाया है, यानी कि हर चीज में गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है, तो ये चीज को भी थोड़ा सा हटाने की यहाँ पे कोशिश करी गई, ठीक है। The economy started to grow at a faster rate during the 1980s with an average annual GDP growth of 5.7% between 1980 to 1985 and 5.8% from 85 to 90। तो देखिए 1980s तक हमने लास्ट वीडियो में जो ग्रोथ रेट देखा था वो सिर्फ 3.5% का ग्रोथ रेट था, राइट। इसको हम हिंदू ग्रोथ रेट भी कहते थे। अब जैसे इकोनॉमी को थोड़ा सा लिबरलाइज करना स्टार्ट कर लिया हमने ये पीरियड में, तो देखिए ग्रोथ रेट यहाँ पे हमें इम्प्रूव होते हुए नजर आए। यहाँ पे 5.7%, राइट, 5.8%। तो फिर पॉलिसी मेकर्स को भी पता चला कि हाँ, दिस इज द राइट वे, ठीक है, हमें लिबरल करना पड़ेगा तभी जाके हमारी ग्रोथ होगी। This was an improvement compared to the earlier decades of slower growth. The early reforms focused on three main areas: industry, trade and taxation. तो इस पीरियड में किस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया गया? It focused on three main areas: industry, ट्रेड एंड टैक्सेशन। तो ये तीन एरियाज में पॉलिसीज को चेंज करने की या रिफॉर्म करने की प्रयास करी गई, ठीक है। द गवर्नमेंट टुक स्टेप्स टू ईज रेस्ट्रिक्शंस इन दीज एरियाज। तो क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस ईज हुए ये एरिया में, हम एक ही करके अब देखेंगे। ओके, लेट्स लुक एट द इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स फर्स्ट कि इंडस्ट्री में क्या क्या रिफॉर्म लेके आए। देखिए, in 1985 the government removed licensing requirements for 25 categories of industries and later expanded this to many more. This allowed firms more flexibility to grow and adapt. तो 1985 में एक सिग्निफिकेंट स्टेप क्या लिया गया कि जो 25 कैटेगरीज की इंडस्ट्रीज है इनको लाइसेंस मुक्त बनाया गया। यानी कि आपको ये कैटेगरीज के इंडस्ट्री में अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अब गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। अब आप विदाउट लाइसेंस भी ये 25 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रीज में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इनिशियली 25 कैटेगरीज के लिए ये करा गया और बाद में इट वाज एक्सपैंडेड टू मेनी मोर। बाद में बाकी भी अदर इंडस्ट्रीज के लिए भी लाइसेंसिंग जो रिक्वायरमेंट है ये बंद कर दिया गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो प्राइवेट फर्म्स है उनको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई कि दे कैन स्टार्ट द बिजनेस, दे कैन ग्रो द बिजनेस इन द इकोनॉमी, ठीक है। Similarly, a system called broadbanding was introduced, enabling companies to switch between different products without needing a new license. देखिए, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या करती थी कि एक कंपनी है, ठीक है। अब ये कंपनी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रही है P1, ठीक है, लेट्स से कार बना रही, कार मैन्युफैक्चरिंग में है ना। अब अगर ये कंपनी किसी और बिजनेस में जाना चाहे, जैसे कि स्टील मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में जाना चाहे लेफ्ट से, तो पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेनी पड़ती थी, अप्रूवल लेने पड़ती थी, तब जाके ये अपना प्रोडक्ट एक्सपैंड या फिर एक दूसरे लाइन पे जा सकते थे ये बिजनेसेस, ठीक है। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है कि गवर्नमेंट से परमिशन लेना विदाउट परमिशन अलाउ नहीं करेंगे, तो ये चीज भी यहाँ पे हटाया गया एंड एक ब्रॉड बैंडिंग करके एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया जहां पे कंपनी स्विच कर सकती है बिटवीन डिफरेंट लाइंस, ठीक है। इट इनेबल्ड कंपनीज टू स्विच बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स विदाउट नीडिंग अ न्यू लाइसेंस। हमने पिछली वीडियो में टाटा का एग्जांपल लिया था, राइट, कि टाटा अगर स्टील बनाती है तो उसे कुछ और प्रोडक्ट बनाने नहीं दिया जाता था, राइट। पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लो तब जाके ही वो कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब विदाउट अ न्यू लाइसेंस वो अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते थे, ठीक है। For example, a company could shift from making trucks to cars without the bureaucratic hassle of applying for a new license.
The government also relaxed restrictions on large firms by raising the asset limit for the monopolies and restrictive trade practices MRTP Act from rupees 20 crores to rupees 100 crores. देखिए ये मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट क्या करते थे कि एक कंपनी को बहुत बड़ा होने से, बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट मोनोपोली पावर लेने से ये स्टॉप करते थे, राइट, रेस्ट्रिक्ट करते थे। ये नहीं चाहते थे कि कंपनी इतना ज्यादा बड़ा बन जाए कि इसकी एक मोनोपोली पावर बने इकोनॉमी में, है ना। और जब कंपनी 20 करोड़ की वर्थ हो जाती थी ना, तभी जाके ये एक्ट लागू होना स्टार्ट हो जाता था। इससे क्या होते थे कि जो भी कंपनी 20 करोड़ पहुंच गए, ठीक है, अब अगर वो और एक्सपैंड करना चाहते, वो अपना एसेट और बढ़ाना चाहते, वो और बिगर होना चाहते हैं, तो उनको प्रॉब्लम आती थी बिकॉज ऑफ दिस MRTP एक्ट। लेकिन 85 में क्या करा गया, 1985 में जो ये 20 करोड़ की लिमिट है ना, इसको 100 करोड़ बना दिया गया कि 100 करोड़ तक बिजनेस को कोई रुकावट नहीं होगी एक्सपैंड करने के लिए, ग्रो करने के लिए, और अप टू 100 करोड़ उनको ये MRTP की प्रोविजंस को जूझना नहीं पड़ेगा, ठीक है। दे कैन फ्रीली ग्रो अप टू 100 करोड़, और उसके बाद फिर देखी जाएगी कि MRTP की कौन सी एक्ट इन पे लागू होगी कि नहीं, ठीक है। तो पहले 20 करोड़ में ही इनकी ग्रोथ रुक जाती थी, अब 100 करोड़ तक इनको फ्रीली एक्सपैंड करने यहाँ पे दिया गया। तो ये इससे भी क्या हुआ कि जो बिजनेसेस ग्रो करना चाह रहे थे, एक्सपैंड करना चाह रहे थे, उनको यहाँ पे हेल्प हुई, दे कुड एक्सपैंड, राइट। और उनकी इंडस्ट्री यहाँ पे जो है, वो इंडस्ट्री जो है यहाँ पे ग्रो करने लग गए। देखिए, विच अलाउड मोर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर दीज कंपनीज टू एक्सपैंड। Similarly, the introduction of modified value added tax यानी कि मोड वैट सिस्टम reduced the tax burden on inputs and eliminated distortions in the taxation system। देखिए पहले क्या होता था ना, पहले वैट लगता था, GST आने से पहले इंडिया में वैट एंड सर्विस टैक्स करके दो अलग अलग टैक्स लगते थे, ठीक है, वैट एंड सर्विस टैक्स। और वैट में क्या होता था कि कोई भी अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको वैट पे करना पड़ता था। अब देखिए मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको इनपुट्स तो चाहिए होते हैं ना, तो पहले वो इनपुट्स परचेज करते हैं। अब जब वो इनपुट परचेज करते हैं उसमें इनपुट टैक्स लगता है ना, एंड वो ये टैक्स भी पे करते हैं। अब यही इनपुट यूज करके वो फाइनल गुड्स बना रहे हैं, राइट। एंड जब ये फाइनल गुड्स बेच रहे हैं तो इसमें अगेन टैक्स। तो देखिए यही इनपुट यूज करके तो फाइनल गुड्स बनाए, अगर इनपुट में ऑलरेडी टैक्स दिया है तो फाइनल गुड्स में टैक्स देने की क्या जरूरत है ना। ये तो डबल टैक्सिंग हो गई ना एक तरीके से, क्योंकि यही सेम इनपुट यूज करके आपने फाइनल गुड्स बनाया, अब अगेन इसके ऊपर टैक्स, तो ये तो टैक्स के ऊपर कभी खत्म ही नहीं होगा, ये तो है ना। तो इससे क्या होता था कि जनता के ऊपर एंड मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर ये टैक्स का बर्डन बहुत हैवी हो जाता था। तो ये सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए मोड वैट लाया गया। मोड वैट क्या कहता है कि अगर आप फाइनल गुड्स में टैक्स दे रहे हो ना, तो जो भी इनपुट में आपने टैक्स पे करा है इसको हम आपके फाइनल गुड्स के टैक्स से रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। लेट द फाइनल गुड्स में ₹100 टैक्स है, पहले इनपुट में आपने ऑलरेडी ₹50 पे किया है, तो आप ₹50 डिडक्ट करके अब सिर्फ ₹50 ही टैक्स हमें पे करोगे, ठीक है। तो जो ये इनपुट पे टैक्स लगा है इसको गवर्नमेंट ने कम कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो टैक्स की बर्डन है मैन्युफैक्चरर्स पे एंड जनता पे वो कम हो गई। एंड जब प्राइस देखिए, जब टैक्स का बर्डन कम होता है ना तो गुड्स की प्राइस भी अपने आप कम हो जाती है, ठीक है। एंड वो गुड्स ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं अब लोगों के लिए बिकॉज दे आर कॉम्पिटिटिव प्राइस, बिकॉज दे आर ऑफ कॉम्पिटिटिव प्राइस, ठीक है। तो ये एक दूसरा मेजर मॉडिफिकेशन इस टाइम पे आया था। ओके, तो वो तो था इंडस्ट्री रिफॉर्म। अब ट्रेड रिफॉर्म्स क्या क्या आए थे इस टाइम पे, देखिए। The government gradually expanded the open general license OGL list, which allowed more goods to be imported freely. This included capital goods, which were crucial for industrial growth. देखिए हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि इनिशियली तो इंडिया ने एक ओपन बॉर्डर वाली पॉलिसी अपनाई थी, राइट, ओपन इंटरनेशनल ट्रेड इंडिया करता था। लेकिन बाद में क्या होने लग गया कि जो इंडिया के बैलेंस है, फॉरेन रिजर्व्स की बैलेंस है, राइट, ये बहुत ज्यादा डिप्लीट होने लग गई थी, डिप्लीटिंग बैलेंस। तो ये फॉरेन रिजर्व्स को बचाने के लिए इंडिया ने फिर अपना बॉर्डर बंद कर दिया एंड इंपोर्ट करना बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दिया, राइट। लेकिन 1980s के दौरान दोबारा से क्या करा गया कि सामान की जो इंपोर्ट है उनको अगेन फ्री बनाने की यहाँ पे कोशिश करी गई, यानी कि हमारी बॉर्डर दोबारा से फॉरेन गुड्स के लिए खोलने की यहाँ पे कोशिश करी गई।
सो गवर्नमेंट ग्रेजुअली एक्सपेंडेड द ओपन जनरल लाइसेंस लिस्ट। देखिए ये ओपन जनरल लाइसेंस में क्या होता था, उन गुड्स की नाम होती थी विच आर अलाउड टू बी इंपोर्टेड इनटू इंडिया। तो पहले ये लिस्ट में कम गुड्स होती होंगी, जब हमने अपना बॉर्डर क्लोज किया था तो देयर वर ओनली अ फ्यू गुड्स विच वर अलाउड टू बी इंपोर्टेड, राइट। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने थोड़ा सा फ्री छोड़ने का यहाँ पे इरादा लिया 1980s में, तो ये लिस्ट को भी उन्होंने एक्सपैंड कर दिया, इसमें बहुत सारे गुड्स इन्होंने ऐड कर दिया, स्पेशली कैपिटल गुड्स, राइट। क्योंकि इंडिया में कैपिटल गुड्स ले आने की जरूरत थी, क्योंकि अगर हम कैपिटल गुड्स जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी ले आ पाएंगे तभी तो हम फ्यूचर में जाके कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बना पाएंगे, राइट। तो ये कैपिटल गुड्स को ले आना क्रूशियल था इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, एंड ये ओपन जनरल लाइसेंस लिस्ट में कैपिटल गुड्स को यहाँ पे इंक्लूड करा गया। तो एक मेजर ट्रेड रिफॉर्म हम इसको मान सकते हैं। Export incentives were introduced to encourage businesses to produce for foreign markets, ठीक है। अब दूसरा चीज यहाँ पे क्या करा गया, एक्सपोर्ट में इंसेंटिव देने लग गया गवर्नमेंट कि देखो अगर आप सामान एक्सपोर्ट करोगे तो हम आपको कुछ राहत देंगे, कुछ छूट देंगे, सब्सिडी देंगे, आप एक्सपोर्ट करो, आप ज्यादा से ज्यादा बनाओ देश में एंड एक्सपोर्ट करो, ठीक है। तो एक्सपोर्ट को यहाँ पे इंसेंटिवाइज या फिर प्रमोट करने गवर्नमेंट लग गया टू इंकरेज बिजनेसेस to produce for foreign markets. The exchange rate was adjusted to a more realistic level, which helped boost exports and reduce pressure on foreign exchange reserves. देखिए अब जो इंडिया का एक्सचेंज रेट था ना वो भी काफी टाइम से फिक्स्ड रहा होगा, ठीक है। तो 1980s के दौरान एक्सचेंज रेट को भी थोड़ा सा चेंज करा गया, एक रियलिस्टिक एक्सचेंज रेट लेवल पे लाया गया ताकि जो इंडिया के फॉरेन रिजर्व है उन पे प्रेशर ना आए। देखिए अगर आपने चैप्टर 9 पढ़ा होगा तो आपने ये भी वहाँ पे समझा होगा कि जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रेजिम होती है ना तो वहाँ पे ये फिक्स्ड रेट मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे रिजर्व्स रखने पड़ते हैं, है ना। वो रिजर्व्स के थ्रू डॉलर या फॉरेन करेंसी बाई करते हैं जिससे कि एक्सचेंज रेट फिक्स रहता है। अब इससे क्या होगा कि देखिए एक्सचेंज रेट तो फिक्स रहेगा लेकिन हमारे रिजर्व्स बहुत ज्यादा चले जाएंगे डॉलर्स या फॉरेन करेंसी बाई करने में, है ना। तो गवर्नमेंट यहाँ पे 1980s के दौरान गवर्नमेंट को क्या लग रहा था कि हम फिक्स रखने के लिए बहुत ज्यादा रिजर्व्स को यूज कर रहे हैं जो कि जरूरी नहीं है, रादर हम अपना एक्सचेंज रेट यहाँ पे थोड़ा सा घटा देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो थोड़ा सा हम कम कर देते हैं ताकि हमारे रिजर्व्स थोड़े से यहाँ पे सेव हो जाए। तो उन्होंने अपना रेट लोअर करने की यहाँ पे सोची एंड ब्रॉट इट टू अ मोर रियलिस्टिक लेवल, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ, एक्सपोर्ट में बूस्ट आई, क्योंकि देखिए जब भी हमारी इंडियन एक्सचेंज रेट लो होती है ना तो हमारे गुड्स सस्ते हो जाते हैं फॉरेनर्स के लिए, ठीक है। लेट्स से पहले $1 इज इक्वल्स टू रुपीज 60 था, ठीक है। अब लेट्स से $1 इज इक्वल्स टू ₹75 हो गया। तो देखिए हमारी करेंसी यहाँ पे डेप्रिशिएट हो गई, राइट। लेकिन अगर हम फॉरेनर के नजर से देखें तो पहले वो $1 से सिर्फ 60 रुपीज वर्थ का ही गुड्स खरीद सकते थे, लेकिन अब वो $1 से 75 रुपीज वर्थ का गुड्स खरीद सकते हैं ना। तो उनको इंडियन मार्केट ज्यादा अट्रैक्टिव होने लग जाएंगे क्योंकि विद द सेम अमाउंट ऑफ करेंसी दे कैन बाय मोर ऑफ आवर गुड्स। तो हमारी गुड्स की जो कॉम्पिटिटिवनेस है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज हमारी गुड्स ज्यादा सस्ती हो गई एज कम्पेयर टू बिफोर, ठीक है। तो ये एक्सचेंज रेट लोअर करने से हमारे एक्सपोर्ट में भी बूस्ट आई एंड जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स हैं उन पे भी थोड़ा सा जो प्रेशर है वो कम हुआ। तो ये दूसरा सिग्निफिकेंट स्टेप था जो गवर्नमेंट ने लिया, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या था, price and distribution controls on key sectors like cement and aluminium were abolished, which helped improve efficiency and competition. देखिए सीमेंट एंड एल्यूमिनियम जैसे इंडस्ट्री पे पहले क्या करा जाता था, प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे गवर्नमेंट कंट्रोल लगाती कि गवर्नमेंट कहती कि प्राइस इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता या फिर डिस्ट्रीब्यूशन आपको इस तरह से करना है, ये सेक्टर को इतना डिस्ट्रीब्यूट करना है, इससे ज्यादा आप नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो इस तरह से रोक लगाई जाती थी, लेकिन ये जो कंट्रोल है ये भी थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया गया, कंट्रोल को हटा दिया गया एंड वी कुड सी अ बूस्ट इन द इंडस्ट्रीज लाइक सीमेंट एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। इसके ये हटाने की वजह से एफिशिएंसी एंड कंपटीशन इंक्रीज हो गई एंड वी सॉ अ ग्रोथ इन दीज इंडस्ट्रीज एज वेल। तो ये तो थे आपके trade reforms. Okay, now the third area of reform was the exchange rate and fiscal reforms. देखिए, the government also took steps to manage the exchange rate effectively.
Between 1985 to 1990, the rupee was depreciated by about 30%, which helped make India's export more competitive on the global market. जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा कि क्या करा गया, जो एक्सचेंज रेट है उसको थोड़ा सा डेप्रिशिएट करके इंडियन करेंसी को, ठीक है, एक रियलिस्टिक लेवल पे लाया जाया गया, ठीक है। इससे क्या हुआ कि जो इंडिया की कॉम्पिटिटिवनेस है इन इंटरनेशनल मार्केट वो इंक्रीज हो गई, क्योंकि इंडिया के गुड्स सस्ते हो गए ना फॉरेनर्स के लिए, ठीक है। जब इंडिया की करेंसी डीवैल्यू हो जाती है तो इंडियन गुड्स खरीदना फॉरेनर्स के लिए सस्ती हो जाती है ना, तो इसके वजह से जो एक्सपोर्ट है उसमें हमें एक ग्रोथ देखने को मिला। Similarly, the 1986 budget introduced further tax cuts, liberalized imports, and reduced tariffs, signaling a shift towards a more market-friendly policies. Similarly, देखिए जो 86 में बजट आए इसमें बहुत सारे टैक्स को कट कर दिया गया, ठीक है। पहले हैवी टैक्स शायद लगाया जाता था चीज़ों में, तो हमें टैक्स में कट यहाँ पे देखने को मिली, हमें इंपोर्ट्स में लिबरलाइजेशन देखने को मिली, यानी कि बहुत सारी चीज़ों की इंपोर्ट को अलाउ कर दिया गया, पहले जो अलाउड नहीं था अब वो अलाउड कर दिया गया, ठीक है। सिमिलरली जो इंपोर्ट टैरिफ्स होते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी, उनको भी रिड्यूस कर दिया गया। एंड ऑल दीज इट सिग्नल्ड अ शिफ्ट टुवर्ड्स अ मोर मार्केट फ्रेंडली पॉलिसीज, यानी कि इंडिया अब क्या हो रहा था, मार्केट फ्रेंडली या कैपिटलिस्ट की तरफ जा रहा था, ठीक है। एंड जो अपना बॉर्डर है ये भी ओपन कर रहा था ग्लोबलाइजेशन के लिए, ठीक है। ये ग्लोबल इकोनॉमी से इंटीग्रेट होने की शुरुआत थी हमारी। But despite these efforts, India's economy in the 1980s faced challenges like complex licensing. देखिए काफी सारी इंडस्ट्री से तो लाइसेंसिंग हटा दिया गया था, लेकिन देयर वर स्टिल सम इंडस्ट्रीज जिनमें लाइसेंसिंग की जरूरत थी, ठीक है। सिमिलरली एक्सेसिव कंट्रोल्स, गवर्नमेंट कंट्रोल्स भी थोड़ा सा यहाँ पे लिबरलाइज करने की कोशिश करी गई थी 80s के दौरान, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। एंड जो इनएफिशिएंसी थी वो अभी भी एग्जिस्ट करती थी, स्पेशली इन पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज। The MRTP Act curbed further growth and import controls shielded industries but restricted foreign investment and technology. हालांकि जो MRTP Act है उसकी लिमिट यहाँ पे बढ़ा दी गई थी, राइट, बट स्टिल ये एग्जिस्ट तो करती थी ना। अगर 100 करोड़ से ऊपर आपको ग्रो करना है तो स्टिल मुश्किल था इंडिया में, ठीक है। एंड इम्पोर्ट कंट्रोल, सर्टन गुड्स में अभी भी इम्पोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन लगाई गई थी, ठीक है। हालांकि बहुत सारे गुड्स को इंपोर्ट अब अलाउ कर दिया गया था, स्पेशली कैपिटल गुड्स को, लेकिन बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स को अभी भी इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन फेस करना पड़ रहा था, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दीज इंपोर्ट कंट्रोल्स इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी ज्यादा नहीं आ पा रही थी। देखिए, while the 1980s reform were modest, they marked a shift towards recognizing competitive markets, paving the way for transformative 1990 reforms. देखिए 1918 में तो हमने लिबरलाइजेशन को जस्ट टच किया था, ठीक है। हमने जस्ट एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि ओके लिबरलाइजेशन करके देख लेते हैं कि ये हमारी इकोनॉमी को फायदा पहुंचाता है कि नहीं, और हमें क्या रिजल्ट मिला कि हाँ लिबरलाइजेशन इज द वे टू गो फॉरवर्ड। हमने ये चीज रिकॉग्नाइज करी कि कॉम्पिटिटिव मार्केट्स होना, यानी कि एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमी होना ही इकोनॉमिकली ज्यादा फायदेमंद रहेगा इंस्टेड ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। एंड जब हमने ये रिकॉग्नाइज किया, ये आइडेंटिफाई किया, देखिए ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 10 साल लगे, राइट। 1980 से 1990 तक हमने यही किया, अर्ली लिबरलाइजेशन किया, राइट। और जब हमें यहाँ पे सक्सेस मिली, राइट, जब हमने ग्रोथ देखी ये पीरियड में, तो फिर जाके क्या हुआ कि 1990s में एक ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म लाया गया टू मेक इंडिया अ लिबरल इकोनॉमी, ठीक है। तो अब आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, जो 1990s के रिफॉर्म्स हैं, अब हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। Okay, so now let's look at the economic reform of 1991. In 1991, India undertook significant economic reforms under the leadership of Prime Minister Narasimha Rao. These reforms were a response to a deep economic crisis aimed at shifting India's economy towards a market-friendly policies and greater integration with global economy. तो देखिए जैसा कि हमने कहा कि 1991 पे सिग्निफिकेंट रिफॉर्म इकोनॉमी में लाया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंदर India में in 1991 major economic reforms लाया गया, and these economic
reforms were focused at making Indian policy more market friendly. जो भी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनको ज्यादा मार्केट फ्रेंडली यहाँ पे बनाने की कोशिश करी गई, यानी कि कैपिटलिस्टिक पॉलिसीज अब हमें यहाँ पे ले आना था, ठीक है, कैपिटलिस्टिक पॉलिसीज, ओके, एंड हमें इंटीग्रेट करना था अपने इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ, ओके। Several factors led to the urgent need for these reforms. तो आखिर इतना significant reform ले आने की यहाँ पे जरूरत क्यों थी? What were the factors that led to the urgent need for these reforms? तो देखिए, first factor was fiscal imbalance. Throughout the 1980s, the government spending consistently outpaced its revenue, resulting in large fiscal deficit. This meant the government had to rely heavily on both domestic and foreign borrowing, creating a debt burden that became unsustainable. लेकिन 1980s के दौरान गवर्नमेंट ने क्या किया कि इकोनॉमी में ज्यादा खर्चा करना शुरू कर दिया था, ठीक है, लेकिन इतनी रेवेन्यू इनकी आ नहीं रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट को झेलनी पड़ रही थी। और कितना बोरो करेंगे, वो डोमेस्टिक से भी कितना करेंगे, फॉरेन से भी कितना करेंगे, है ना, अब बोरो करके चुकाएंगे कैसे? तो एक डेट बर्डन इंडिया की इकोनॉमी में आने लग गया था, ठीक है, और ये बर्डन से अब इंडिया को निकलना था। इंडिया को ऐसा तरीका देखना था जिससे कि इनकी रेवेन्यू इंक्रीज हो और इनको ज्यादा डेट लेने की जरूरत नहीं पड़े टू मीट देयर एक्सपेंसेस। और इसके लिए ही इन्होंने सोचा कि इकोनॉमिक पॉलिसी में ही अगर हम रिफॉर्म लाएंगे तो तभी ये पॉसिबल होगा, ठीक है। Similarly, rising debt. देखिए, the government's mounting deficit meant a large chunk of its revenue was spent on paying interest on debt, further straining the economy. देखिए, कोई आपको फ्री में तो डेट नहीं देगा, है ना, अगर आप डोमेस्टिक के लिए भी बोरो करोगे या फॉरेन से भी बोरो करोगे, आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब जो भी आपके रेवेन्यू आ रही है, अगर ये रेवेन्यू का सिग्निफिकेंट हिस्सा आपको इंटरेस्ट पे करने में ही लगाना पड़ रहा है, तो फिर आप इसको कंस्ट्रक्टिवली यूज नहीं कर पाओगे ना, रेवेन्यू को इकोनॉमी में, है ना, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स है वो आप ठीक से कर नहीं पाओगे। तो इस तरह से अपने आप को ये डेट बर्डन से हटाने के लिए भी इंडिया को अब पॉलिसी सुधारने की जरूरत थी, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत थी। सिमिलरली देखिए, इस टाइम पे क्या हो रहा था, ऑयल प्राइस में सर्ज हो रहा था, यानी कि ऑयल प्राइस इंक्रीज हो रही थी वर्ल्ड वाइड, ठीक है। द गल्फ वॉर इन द 1990s caused a spike in oil prices, putting additional burden on India's balance of payments and further increasing fiscal stress. अब ऑयल भी महंगी होती जा रही थी, जिसकी वजह से इंडिया को ऑयल खरीदना महंगा हो रहा था, ठीक है, और इनके जो फिजिकल डेफिसिट है ना वो और भी इंक्रीज होती जा रही थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्रीज होती जा रही थी, कि हमें अपने ज्यादा पैसा लगाना पड़ रहा था बाहर से ऑयल परचेज करने में, ज्यादा फॉरेन करेंसी यूज करनी पड़ रही थी, ठीक है, और इससे भी गवर्नमेंट को स्ट्रेस हो रहा था। देखिए, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं। हम ये पढ़ रहे हैं कि आखिर 1991 में, ठीक है, एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पॉलिसी में शिफ्ट ले आने की जरूरत क्यों थी, क्योंकि ये सारी क्राइसिस से हम जूझ रहे थे ना, तभी जाके हमें एक ड्रास्टिक चेंज ले आने की जरूरत थी पॉलिसी में, ठीक है। ओके, अब दूसरा जो कारण था, ठीक है, जो क्राइसिस उस टाइम पे इंडिया फेस कर रही थी, दैट वाज फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। देखिए, India's foreign exchange reserves had dwindled to a dangerously low level, only $1.2 billion, enough for just 2 weeks of imports. देखिए, इस टाइम पे ना इंडिया की फॉरेन जो रिजर्व्स है वो एट द लोवेस्ट आ गई थी। हमारे पास सिर्फ 1.2 बिलियन डॉलर्स ही बचे थे और ये इनफ था ओनली 2 वीक्स ऑफ इंपोर्ट के लिए। उसके बाद हम बिल्कुल फॉरेन करेंसी में जीरो होने वाले थे। तो ये सिचुएशन वाज अ मेजर ट्रिगर फॉर रिफॉर्म। देखिए, ये तो एक बहुत ही ज्यादा रेड फ्लैग हो गया, राइट। इससे तो हमें बाहर निकलना ही था, तो इसके लिए अब इंडिया को ड्रास्टिक एक्सचेंज ले आना जरूरी था। देखिए, दिस सिचुएशन वाज अ मेजर ट्रिगर फॉर रिफॉर्म एज इंडिया रिस्क डिफॉल्टिंग ऑन इट्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, ठीक है। Similarly, import restriction. To conserve foreign exchange for essential imports, India tightened import restrictions, which led to a decrease in industrial output and economic growth. देखिए, जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे कि फॉरेन एक्सचेंज बचाने के लिए इंडिया ने इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन करती थी, राइट, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन की वजह से हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, तो ये पॉलिसी हमें चेंज करने की जरूरत थी।
सिमिलरली इस टाइम पे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खराब हालत पे आ चुके थे, तो हमें आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से असिस्टेंट लेने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी, ठीक है। फेसिंग अ क्राइसिस, इंडिया sought help from the International Monetary Fund, which agreed to provide financial assistance, but only if India implemented certain policy reforms. तो ये आईएमएफ ने कहा, क्या कहा कि ठीक है, आप अभी क्राइसिस में हो, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन अगर आप ये सेम पॉलिसी कंटिन्यू करते रहे तो फिर हम मदद नहीं करेंगे। हमारी मदद लेने के लिए आपको अपनी पॉलिसी में चेंजेस ले आनी पड़ेंगी, हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से चेंजेस ले आना है। अगर आप इस अकॉर्डिंग अपने पॉलिसीज में चेंज ले आओगे तो डेफिनेटली हम आपकी मदद करेंगे। तो ये आईएमएफ का हमारे तरफ सपोर्ट था, ठीक है। देखिए आईएमएफ ऐसा क्यों करती है, क्योंकि देखिए आईएमएफ ने पैसा तो हमें दे दिया, अब पुरानी पॉलिसी हम चलाते रहे तो अगेन ये पैसा भी डूब जाएगा, है ना। आईएमएफ क्या चाहती है कि जो आईएमएफ ने हमें पैसा दिया है हम उसको तुरंत लौटा पाए, ठीक है, हमारी इकोनॉमी रिकवर कर जाए और हमारे पास इतनी कैपेसिटी हो कि हम आईएमएफ की पैसा लौटा पाए ठीक से, है ना। तो इसलिए आईएमएफ ऐसा करती है, जब भी ये क्राइसिस वाले कंट्रीज को पैसे देती है ना, तो साथ में ये कंडीशन भी रखती है कि आपको ऐसे ऐसे करके अपनी इकोनॉमी में सुधार ले आनी पड़ेंगी, आपको इस तरह से पॉलिसी चेंज करनी पड़ेंगी, तभी हम आपको असिस्टेंस देंगे। तो ऐसा आईएमएफ अक्सर करती है, ठीक है। सिमिलरली हम पॉलिटिक एंड इकोनॉमिक क्राइसिस से भी जूझ रहे थे। देखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड अ फ्रैजाइल पॉलिटिकल सिचुएशन लेड टू व्हाट वाज कॉल्ड अ क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस। तो देखिए इस टाइम पे इंडिया में क्या देखा जाता था कि कॉन्फिडेंस की क्राइसिस हमें देखने को मिलती थी, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी भी ठीक नहीं थी, हमारी पॉलिटिकल हालत भी ठीक नहीं थे। तो जो जनता थी इकोनॉमी की, वो अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करने लग गई थी। देखिए आज के टाइम पे जो इंडियन जनता है वो कॉन्फिडेंट होती है, राइट, क्योंकि आज हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हमारी पॉलिटिक्स स्टेबल है, मोरलेस, है ना। तो आज हम कॉन्फिडेंटली अपना काम कर सकते हैं, दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं, हम नाम भी कमा रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो उस टाइम के लोगों की आप मनस्थिति, जो उनकी माइंड है, वो समझने की कोशिश करिए। खुद का देश इकोनॉमी में ग्रो करने का नाम नहीं ले रहा, पॉलिटिक्स इतनी वीक है, फ्रैजाइल है, तो वो क्या कर रहे थे, वो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स के साथ एक क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस वो फेस कर रहे थे, ठीक है। देयर वाज अ जनरल लॉस ऑफ फेथ इन द कंट्रीज इकोनॉमिक डायरेक्शन, और ये कॉन्फिडेंस को वापस बूस्ट करने के लिए भी इंडिया में कुछ ऐसा रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक रेवोल्यूशन आना यहाँ पे जरूरी था। एंड कंसिडरिंग ऑल दीज क्राइसिस, तो 1991 में रिफॉर्म ले आया गया, ठीक है। The 1991 reforms represented a major shift in India's economic policy, moving away from state-dominated socialist model to the one that was more market-oriented and outward-facing. तो मेजर रिफॉर्म 1991 में क्या आया कि जो सोशलिस्ट मॉडल है इसको हमने पीछा छोड़ दिया और अब हम मार्केट ओरिएंटेड यानी कि कैपिटलिस्ट मॉडल की तरफ आगे मूव कर रहे थे, ठीक है। एंड आउटवर्ड फेसिंग हो रहे थे, मतलब हम ग्लोबली इंटीग्रेट करना चाह रहे थे, हम अपने बॉर्डर को ओपन करना चाह रहे थे ताकि हम इंटरनेशनली भी ट्रेड कर पाए। ओके, देखिए इस टाइम पे फिर एक और सिग्निफिकेंट इवेंट वर्ल्ड में भी क्या हो रहा था कि जो सोवियत यूनियन है ना, ये भी इस टाइम पे कोलैप्स कर गई थी। देखिए सोवियत यूनियन क्या था, ये एक सोशलिस्ट संघ था, ठीक है। रशिया के आसपास के कंट्रीज ने मिलके एक सोवियत यूनियन बनाया था कि हम जो सारे कंट्रीज हैं हम सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे चलेंगे और हम सोशलिज्म से अपने जो कम्युनिटी है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये सोवियत यूनियन का मकसद था। लेकिन जो भी कंट्री ये सोवियत यूनियन के पार्ट थे ना, ये ग्रो नहीं करे, ठीक है। सोवियत जो यूनियन है ये वर्क नहीं करा, इकोनॉमी में जो स्टैग्नेशन आ गई थी इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ में भी, एंड फाइनली ये सोवियत यूनियन भी कोलैप्स हो गया था। तो ये हमें क्या मैसेज दे रहा था कि देखिए सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो अब काम नहीं कर रही, ना दुनिया में कर रही है ना इंडिया में कर रही है। तो अब हमें ये सोशलिस्ट जो माइंडसेट है इससे बाहर निकलना पड़ेगा। एंड एट द सेम टाइम जो चाइना है इसको रैपिड सक्सेस मिल रहा था, क्योंकि चाइना ने जो है ये आउटवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसीज अपनाई थी, ठीक है। चाइना ज्यादा कैपिटलिस्ट बन रहा था, ज्यादा ग्लोबल इकोनॉमी को ये सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। ये ओपनली बाकी कंट्री से भी ट्रेड कर रहा था। एंड देखो ये तो एग्जाम्पल ना हमारे बिल्कुल सामने उस टाइम पे आ रहे थे।
एक जगह सोशलिस्ट का कोलैप्स होना, दूसरी तरफ जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसको रैपिडली ग्रो करते हुए देखना। फिर इस टाइम पे हमारी भी आंख खुली, फिर हमने भी कहा कि ठीक है, अब हम भी सोशलिस्ट जो अपने सोशलिस्ट पॉलिसीज है इसको पीछे छोड़ देंगे और हम भी अब मार्केट ओरिएंटेड एंड आउटवर्ड ओरिएंटेड पॉलिसीज को अपनाएंगे। ठीक है, तो देखिए, द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन एंड द रैपिड सक्सेस ऑफ चाइना which adopted outward oriented economic policies influenced India's policymakers to adopt similar strategies. Okay, now the key objectives of the reforms were, तो जो 1991 में रिफॉर्म्स आए उनके की ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? देखिए, पहला तो था मार्केट ओरिएंटेशन, टू ट्रांसफॉर्म इंडिया सेंट्रली कंट्रोल्ड इकोनॉमी into one that was market friendly, allowing more private sector involvement, competition and efficiency. तो हम इंडियन इकोनॉमी को कैसा बनाना चाह रहे थे? मोर मार्केट फ्रेंडली, मार्केट ओरिएंटेड, कैपिटलिस्ट बनाना चाह रहे थे, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर खुल के ग्रो कर सके। ठीक है, जो चाहे वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, ग्रो कर सके, जिसके पास पोटेंशियल है वो आगे बढ़े, कंपटीशन हो इकोनॉमी में एंड एफिशिएंसी आए। तो ये इस तरह का इकोनॉमी हम बनाना चाह रहे थे। बेसिकली जो भी कैपिटलिस्ट सिस्टम के मेरिट्स होते हैं ना, वो हम चाह रहे थे कि हमारी इकोनॉमी में आए। ठीक है, एंड दूसरी चीज हम क्या चाह रहे थे? मैक्रो इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन रहे, यानी कि टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट एंड स्टेबलाइज द इकोनॉमी बाय एड्रेसिंग इश्यूज लाइक इन्फ्लेशन एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। जो भी हमारी फिस्कल डेफिसिट हो रही थी, राइट, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि हमारे रिजर्व्स जो डिप्लीट हो रहे थे उनको भी हम अब प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। हम अपने रिजर्व्स को इंक्रीज करना चाह रहे थे by exporting more, ठीक है, by being more open to global economy, by growing our economy, and जो भी हमारी क्राइसिस है, डेट क्राइसिस है, फिजिकल डेफिसिट है, इन सब से हम उभर के बाहर आना चाह रहे थे। ओके, एंड साथ साथ हम इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना चाह रहे थे। तो दूसरा एम था हमारा मैक्रो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना। तो दीज टू मेजर एम्स इंडिया में 1991 रिफॉर्म्स ले आया गया। Okay, now the reforms in 1991, they can be divided into two main categories. तो क्या है दो categories of reform? Let's look at them. First is the stabilization measures. देखिए, stabilization measures में क्या आते हैं? These were short-term measures aimed at addressing immediate economic problems such as fiscal deficit and balance of payments crisis. They were designed to stabilize the economy in the short run. तो 1991 में देखिए जो रिफॉर्म लेके आए हम, तो वो रिफॉर्म को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहले तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स। देखिए, इंडिया की जो इमीडिएट इकोनॉमिक हालत थी ना वो खराब थी, स्पेशली रिगार्डिंग फिस्कल डेफिसिट, राइट। जैसा कि हमने कहा, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा था, रेवेन्यू नहीं था। ठीक है, तो ये फिस्कल डेफिसिट को पहले करेक्ट करना जरूरी था, राइट, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बोरो कर रहे थे, हम IMF से बोरो कर रहे, इधर उधर से बोरो कर रहे, और जो हमारा डेट बर्डन है वो काफी हैवी हो गया था। तो इसको पहले सुधारना, इमीडिएटली इसको सुधारना जरूरी था। दूसरा क्राइसिस हमारे पास उस टाइम पे क्या था? बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है कि हमारे पास जब फॉरेन रिजर्व्स बहुत कम हो जाते हैं ना, कि हम कुछ इंपोर्ट करने के लायक ही ना रहे, तो इसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। यानी कि देखिए, फॉरेन रिजर्व्स अंदर नहीं आ रहे, कंट्री के अंदर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कंट्री से बाहर बहुत ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स जा रहे हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो इसको भी सुधारना जरूरी था, क्योंकि देखिए फॉरेन रिजर्व्स हमें चाहिए, क्योंकि सर्टन चीजें इंडिया में नहीं मिलती, जैसे कि ऑयल हो गया या बेसिक नीड्स, सर्टन टाइप ऑफ बेसिक नीड्स की चीजें वो हमें बाहर से खरीदनी पड़ती है, राइट। तो अगर हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स ही नहीं रहेंगे तो ऑयल कैसे परचेज करेंगे हम, एसेंशियल चीजें कैसे परचेज करेंगे, है ना। तो जो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, यानी कि फॉरेन रिजर्व्स का डिप्लीट होते जाना, इसको भी ठीक करना यहाँ पे जरूरी था। तो फर्स्ट एम तो ये था। ठीक है, तो फर्स्ट रिफॉर्म इसी हिसाब से लेके आया गया कि एटलीस्ट इन चीजों को हम थोड़ा सा पहले स्टेबलाइज करें। ठीक है, सो दीज वर द फर्स्ट सेट ऑफ रिफॉर्म्स, मतलब कि इन चीजों में फर्स्ट में ध्यान दिया गया। ठीक है, एंड नाउ द सेकेंड कैटेगरी ऑफ रिफॉर्म क्या था? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। एक बार हम इमीडिएट जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल में लेके आए, उसके बाद हमें क्या करना था? पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ही रिफॉर्म करना था, राइट। दीज वर लॉन्ग टर्म मेजर्स इंटेंडेड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज इन द
इकोनॉमी। देखिए किस कारण की वजह से हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही थी, राइट? रिजिडिटीज की वजह से, कंट्रोल की वजह से। तो इसको स्ट्रक्चरली ही फिर हटाना यहाँ पे जरूरी था। तो पहले तो इमीडिएट सिचुएशन जो है उसको सुधारना जरूरी था, फिर हमें ये लॉन्ग टर्म मेजर अपनाना जरूरी था जहाँ पे हम जो स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज है, कंट्रोल है, उनको रिमूव करें। ठीक है। They focused on sectors such as industry, trade, finance, and aimed at making the economy more flexible and efficient in the long run. ठीक है। अब ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का एम क्या था कि जो भी रिजिडिटीज है, राइट, उनको हम हटाए एंड हम इंडस्ट्री, ट्रेड, फाइनेंस ऐसे चीज़ों में रिफॉर्म लेके आए एंड मोर फ्लेक्सिबल पॉलिसी बनाए जो कि ज़्यादा मार्केट ओरिएंटेड है। ठीक है। तो ये दो टाइप के रिफॉर्म्स हमें 1991 में देखने को मिले। अब आगे हम क्या करेंगे, इन्हीं रिफॉर्म्स को हम डिटेल में देखेंगे कि इंडस्ट्री में क्या रिफॉर्म्स है, ट्रेड में क्या है, फाइनेंस में क्या है। ठीक है। अब सर्टेन रिफॉर्म्स तो आपको 1980s के रिफॉर्म्स की तरह ही लगेगा, लेकिन 1980s में ना स्मॉल स्केल में रिफॉर्म आया था। अब यही रिफॉर्म 1990s में लार्ज स्केल में करा गया। ठीक है। 1980s की रिफॉर्म जो है आप उनको एज ए एक्सपेरिमेंट मानो, रिफॉर्म बाय स्टेल्थ, कि धीरे धीरे करके हम रिफॉर्म ले आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन्हीं रिफॉर्म को लार्ज स्केल में 1990s में ले आया गया। ठीक है। तो चलिए अब हम रिफॉर्म्स को देखते हैं। देखिए, इन एसेंस द 1991 रिफॉर्म्स laid the foundation for the liberalization, privatization and globalization, यानी कि LPG reforms that would follow, making a major shift in India's economic philosophy and opening the country to global market. तो देखिए जो 1991 के रिफॉर्म्स है उनको हम किस नाम से जानते हैं, एलपीजी रिफॉर्म से भी जानते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि यही तीन चीज में फोकस था 1991 का रिफॉर्म। पहले तो इकोनॉमी को लिबरलाइज करना, रिजिडिटी हटाना, फिर प्राइवेट इंटरप्राइज को प्रोत्साहन करना, गवर्नमेंट की कंट्रोल हटाना। ठीक है। एंड थर्डली ग्लोबलाइजेशन, यानी कि इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना। ओके। अब ये रिफॉर्म्स के लिए, इनके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए, क्या क्या चीजों में सुधार लाई गई, उनको हम डिटेल में देखेंगे। Okay, so first major reform that was brought about was the fiscal reform. तो fiscal reform में क्या क्या हुआ, देखिए, the fiscal reforms introduced in 1991 were aimed at tackling India's escalating fiscal deficit, which had worsened the economic crisis. तो जो हमारी फिजिकल डेफिसिट की हालत खराब हो रही थी उसको टैकल करने के लिए ये रिफॉर्म लाया गया। द मेन कॉज ऑफ दिस क्राइसिस वर excessive domestic demand, rising imports, and a growing current account deficit. These factors drained India's foreign exchange reserves, making it necessary to take radical measures to balance the government finances. जो फॉरेन रिजर्व्स में प्रेशर आ रही थी हमारी, तो उसको सुधारने की यहाँ पे जरूरत थी। तो व्हाट वर द की स्टेप्स टेकन, जिसका रिफॉर्म के अंदर क्या क्या स्टेप्स लिया गया। फर्स्ट इज एक स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम बनाया गया। देखिए, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड अ मोर स्टेबल एंड ट्रांसपेरेंट टैक्स स्ट्रक्चर टू इंश्योर बेटर रेवेन्यू जनरेशन। देखिए, फिजिकल डेफिसिट क्यों होती है, व्हेन एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, राइट। अब हमें हमारी रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज करने की जरूरत है डेफिसिट से बचने के लिए, है ना। तो इसके लिए हमें जो हमारी टैक्स सिस्टम है उसमें सुधार करनी चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट एंड स्टेबल टैक्स सिस्टम बनानी चाहिए जो गवर्नमेंट को बेटर रेवेन्यू जनरेट करके दे। ठीक है। सिमिलरली, बेटर टैक्स कंप्लायंस efforts were made to improve the collection of taxes, reducing the tax gap. Thirdly, reducing government expenditure. The government worked on cutting down unnecessary spending and curbing wasteful subsidies. अब गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू करा, जो अननेसेसरी स्पेंडिंग है उसको कट किया एंड जो बहुत ज्यादा सब्सिडीज देती थी, ठीक है, और जिससे इकोनॉमी में ज्यादा फायदा भी नहीं हो रहा था, वेस्टफुल सब्सिडीज, तो इसको भी कम कर दिया। Similarly, subsidy cuts, देखिए, many subsidies were reduced or abolished, which help cut government expenditure. इससे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर थोड़ी कम हो गई, राइट। देखिए, हमें क्या करना है, एक्सपेंडिचर को कम करना है, रेवेन्यू को इंक्रीज करना है, तभी हमारी फिजिकल डेफिसिट सुधरेगी, है ना। तो यही स्टेप्स यहाँ पे ली जा रही थी। सिमिलरली, डिसइन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने जो अपनी शेयर होल्डिंग है ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, इसको बेचना शुरू कर दिया, यानी कि अपना कंट्रोल कम करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट
जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स है उन पे, तो अपना शेयर ये क्या करते थे, प्राइवेट लोगों को बेचते थे। इससे क्या होता था, पहले तो गवर्नमेंट को इमीडिएट रेवेन्यू मिला क्योंकि शेयर इन्होंने बेचा, तो इमीडिएट रेवेन्यू यहाँ पे आया, राइट। दूसरा क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने अपनी कंट्रोल छोड़ दी इन ऑर्गेनाइजेशंस में, इन पब्लिक सेक्टर्स में, एंड प्राइवेट लोगों के पास ज्यादा कंट्रोल आ गई, ठीक है। देखिए जब प्राइवेट लोग के पास कंट्रोल आता है ना, तो हमने अक्सर देखा है कि वो सेक्टर्स ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं क्योंकि प्राइवेट लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। तो बाय हुक एंड क्रूज वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और इसके लिए वो अपना ऑपरेशंस एंड सब कुछ एफिशिएंट कराते हैं। ओके, सो दिस वाज व्हाट हैपेंड। देखिए दिस इन्वेस्टमेंट, द गवर्नमेंट सोल्ड ऑफ part of its stake in select public sector undertakings, raising revenue and reducing the fiscal burden. तो इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू तो आई, गवर्नमेंट ने शेयर सेल किया तो रेवेन्यू आई, राइट। एंड इससे भी जो फिस्कल बर्डन है वो कम हुआ गवर्नमेंट का। एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुई क्योंकि ये शेयर्स गवर्नमेंट किसको बेच रही थी, प्राइवेट सेक्टर्स को, राइट। So it encouraged private sector's involvement in areas that were previously under government control. Previously जो एरिया गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, जो सेक्टर्स, तो उसमें भी अब प्राइवेट सेक्टर्स को आने को दिया, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर्स को शेयर उनमें दिया गया, बेचा गया, ठीक है। एंड प्राइवेट लोग प्लेयर्स वर इनकरेज्ड कि आप भी आओ, आप हमारे बिजनेस को ज्वाइन करो, पब्लिक सेक्टर में आप अपना हिस्सा ले लो, ठीक है। एंड इसको प्राइवेटाइज कर दो, एफिशिएंटली रन करो, क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल में तो ये एफिशिएंटली नहीं रन हो रहा। तो ये सब हुआ, ठीक है। एडिशनली अ हिस्टोरिक अग्रीमेंट with the Reserve Bank of India in 1994 was made to bring down the fiscal deficit to zero by 1997-1998, avoiding the easy option of financing the deficit through money creation. देखिए जब हमने फिस्कल डेफिसिट पढ़ा है चैप्टर 7 में, तो 2-3 चीज वहां पे हमने पढ़ा है कि फिस्कल डेफिसिट जब गवर्नमेंट फेस करती है तो गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन होता है, एक तो होता है डेट रेज करो, है ना, दूसरा होता है करेंसी प्रिंट करो, राइट, मोर करेंसी प्रिंट। अब देखिए करेंसी प्रिंट करने का एक मेजर डिसएडवांटेज क्या है कि एक्सेस करेंसी हो जाती है, एक्सेस पैसा हो जाता है इकोनॉमी में, जिससे कि जो पैसे की वैल्यू है वो कम हो जाती है ना। अब गवर्नमेंट के लिए ना करेंसी प्रिंट करना एक इजी ऑप्शन रहता है क्योंकि इमीडिएट पैसा आ जाता है, ठीक है। लेकिन इससे लॉन्ग टर्म पे इकोनॉमी का नुकसान होता है क्योंकि हमारी करेंसी डिवैल्यू होती है, ठीक है। तो ये अक्सर गवर्नमेंट नहीं करना चाहती, है ना। तो 90 देखिए इस टाइम पे भी यही हुआ, गवर्नमेंट के पास ऑप्शन था करेंसी प्रिंट करने का, लेकिन गवर्नमेंट ने आरबीआई के साथ पैक्ट बनाया कि नहीं, ये ऑप्शन हम यूज नहीं करेंगे, वी विल ट्राई टू ब्रिंग द डेफिसिट टू जीरो, हम डेफिसिट को ही जीरो लेके आएंगे। अभी हमारी खर्चे ज्यादा है ना हमारे रेवेन्यू से, तो कोई नहीं, हम रेवेन्यू को रेज करेंगे, खर्चा कम करेंगे, एंड वी विल ब्रिंग द डेफिसिट टू जीरो विदाउट प्रिंटिंग मोर करेंसी। तो इस तरह का पैक्ट बनाया गया जो कि एक बहुत ही हेल्दी पैक्ट था उस टाइम के लिए। इट वॉज वेरी इंकरेजिंग कि गवर्नमेंट पॉजिटिव तरीके से ये एक्शन ले रही है, ना कि एक इजी ऑप्शन चूज आउट कर रही है, ठीक है। सो दिस वाज इट। ओके, अब सेकंड एरिया जहां पे रिफॉर्म्स ले आया गया दैट इज मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। देखिए these reforms focused on making the financial system more efficient and transparent. The government aimed to reduce the burden of non-performing assets (NPAs) in public sector banks and introduce competition in the banking sector. देखिए एनपीएस क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि देखिए क्या होता है ना, जब बैंक्स लोन देते हैं जनता को तो किस पर्पस से देते हैं कि ये लोन में बैंक को इंटरेस्ट मिलता रहे, इंटरेस्ट इनकम के लिए ये लोन देते हैं, है ना। अब देखिए लोन बैंक के लिए क्या है, एसेट है, क्योंकि ये जो लोन है बैंक को इंटरेस्ट कमा के दे रहा है, सो इट इज एन एसेट फॉर द बैंक, ठीक है। लेकिन अगर किसी टाइम पे ये लोन इंटरेस्ट कमाना बंद करे, यानी कि जिनको लोन दिया है वो लोन की भरपाई करना स्टॉप करे या उस पर इंटरेस्ट पे करना बंद करे, तो इसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। यानी कि अब ये लोन, ये एसेट बैंक के लिए कुछ भी कमाई नहीं लेके आ रहा है एंड ये लोन बैंक के लिए खराब हो रहा है। देखिए जो लोन डिफॉल्टर्स होते हैं ना वो ऐसा करते हैं ना, वो लोन तो लेते हैं लेकिन बाद में उसे चुका नहीं पाते, तो इस तरह के लोन को हम क्या कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक के लिए ये नॉन परफॉर्मिंग हो गया, एसेट तो है लेकिन अब ये एसेट कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा, इंटरेस्ट नहीं कमा के दे रहा बैंक के लिए, ठीक है। अब क्या हो गया ना, ये इस टाइम के दौरान 1980s 90s के दौरान
एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया था पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे। और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि 1960s के दौरान गवर्नमेंट ने बहुत सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर लिया था, यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर ले लिया था, है ना। अब कंट्रोल के अंदर तो ले लिया, लेकिन ठीक से चला तो नहीं पाए। अब एनपीए से जूझना पड़ रहा है उनको, है ना। तो अब इस बर्डन से हटने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, बैंकिंग की पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज में भी चेंज ले आने की कोशिश करी। एंड प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करा, ताकि जो ये गवर्नमेंट बैंक है, राइट, इनको कॉम्पीट करने के लिए, इनको कंपटीशन देने के लिए कोई तो आए, ताकि बैंकिंग गवर्नमेंट बैंक्स भी थोड़ा सा एफिशिएंटली काम करने लगे। देखिए, जब तक आपका कोई कंपटीशन नहीं है, आप थोड़ा सा लीनियंट हो जाते हो, है ना। चलो मैं ही तो हूँ, मैं करूँ तो भी मैं करूँ। अब जनता के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास ही आएंगे, भले ही मैं लेट काम करूँ, भले ही मैं गलत काम करूँ। लेकिन अगर आपने यहाँ पे प्राइवेट बैंक्स को ले आ दिया, जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, स्मार्टली काम करते हैं, तो जनता सारे यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। तो अब जो गवर्नमेंट बैंक है, इनको थोड़ा सा अपना लेवल अप करना पड़ेगा प्राइवेट बैंक से कम्पीट करने के लिए, है ना। तो ये स्टेप यहाँ पे गवर्नमेंट ने लिया कि प्राइवेट बैंकों को इंट्रोड्यूस कर दिया टू प्रोवाइड कंपटीशन टू गवर्नमेंट बैंक्स, ताकि गवर्नमेंट बैंक्स भी थोड़ा सा एफिशिएंटली काम करने लग जाए, ठीक है। अब की मेजर्स इंक्लूडेड, व्हाट आर द की मेजर्स, की रिफॉर्म्स यहाँ पे क्या लाया गया था, देखिए। फर्स्टली, इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन। The Reserve Bank of India (RBI) relaxed control on interest rate charged by the bank on loans and paid on deposits. देखिए, हो सकता है कि इस टाइप पे जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई था लोन्स पे, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या करा कि चलो इंटरेस्ट रेट हम कम कर देते हैं, ठीक है। एंड जो डिपॉजिट्स है उनमें हम इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक। तो इस तरह से क्या होता कि जनता ज़्यादा आकर्षित हो जाती है फिर पैसा डिपॉजिट करने के लिए एंड लोन लेने के लिए, है ना। तो गवर्नमेंट जो ये एनपीएस है, इसके साथ थोड़ा सा जूझ पाएगी। गवर्नमेंट नहीं, बैंक्स जो एनपीएस है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो एमपीएस के साथ थोड़ा सा जूझ पाएगी, है ना। तो फर्स्ट स्टेप वाज इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन। सेकेंडली, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। The government allowed creation of new private banks to increase competition with public sector and foreign banks. जैसा कि हमने कहा, कंपटीशन इंक्रीज करने की कोशिश करी गई इन सेक्टर में। रिडक्शन ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब थर्ड स्टेप क्या करा गया कि जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है, जैसे कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो (SLR) एंड कैश रिजर्व रेशियो वर रिड्यूस्ड फॉलोइंग रिकमेंडेशन फ्रॉम द नरसिम्हा कमेटी रिपोर्ट। अब थर्ड स्टेप क्या करा गया कि जो SLR एंड CRR की रिक्वायरमेंट है, इनको कम कर दिया गया। इनको कम करने से क्या होता है, बैंक के पास ज्यादा पैसा होता है टू गिव लोन टू कस्टमर्स, है ना। तो ये ज्यादा लोन दे पाएंगे एंड ज्यादा कमा पाएंगे, ठीक है। तो बैंक की हेल्प करने के लिए, ताकि वो ज्यादा कमा पाए, तो SLR एंड CRR को कम कर दिया गया। फिर चौथा स्टेप क्या करा गया, रेस्ट्रिक्शन ऑन बैंक ब्रांच लोकेशन वर ईज्ड, अलाउइंग बैंक्स टू ओपन, क्लोज और रीलोकेट ब्रांचेस फ्रीली। पहले ब्रांच खुलने में, ठीक है, अब आप किस लोकेशन में ब्रांच ओपन कर सकते हो, कहाँ नहीं कर सकते, तो इन चीज़ों में रेस्ट्रिक्शन थी। बैंक फ्रीली अपना ब्रांच नहीं खोल पाता था, तो ये रेस्ट्रिक्शन भी हटा दी गई, ताकि बैंक्स जो है वो फ्रीली अपना जो ब्रांच है वो ओपन कर सके, क्लोज कर सके या रीलोकेट कर सके जहाँ उनको ठीक लगे। एंड फाइनली, प्रूडेंशियल नॉर्म्स ले आ गया, यानी कि न्यू अकाउंटिंग नॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर बैंक्स, इंश्योरिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। यानी कि जब बैंक्स अपना अकाउंट बनाए तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, जनता को साफ साफ दिखे कि बैंक्स के लोन कितने हैं, वो कितने पानी में है, ठीक है। कहीं वो कुछ छुपा के तो अपना अकाउंट ठीक दिखाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। तो इस तरह से तो पहले बहुत ऐसा होता था, ठीक है। जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, तो लोग छुपाते थे, अपना लॉस छुपाते थे, है ना, अपनी बदमाशी छुपाने की कोशिश करते थे फाइनेंशियल अकाउंट्स में। तो इस चीज को हटाने के लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट बनाई गई कि आपको हर चीज का डिस्क्लोजर देना है ना, आपको अच्छे से बनाना है एंड हर चीज को अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। तो इस तरह के रूल्स ले आई गई, ताकि बैंक की जो पोजीशन है वो ठीक से दिखाई दे, कि अगर बैंक डूब रहा है तो वो भी क्लियरली पहले से ही दिखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर पहले से ही दिखेगी गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट स्टेप्स ले पाएगी उसको सुधारने के लिए। So these were the major monetary and fiscal sector reforms. Now another reform that was brought about was the capital market reforms. Capital market यानी कि शेयर्स की मार्केट या स्टॉक्स की मार्केट या बॉन्ड्स की मार्केट, ठीक है।
तो जहाँ पे शेयर्स एंड बॉन्ड्स खरीद बिक्री होती है ना, तो इन मार्केट को हम कैपिटल मार्केट कहते हैं, जहाँ पे कंपनी पैसे उठाती है अपने शेयर्स सेल करके, गवर्नमेंट पैसे उठाती है बॉन्ड सेल करके, दैट इज योर कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिफॉर्म ले आ गया, देखिए, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी was set up in 1988, was given statutory recognition in 1992। तो क्या करा गया, एक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश करा गया, जिसको हम पॉपुलरली सेबी के नाम से आज जानते हैं। इसका सेटअप कब हुआ था, 1988, एंड स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन कब मिला था, 1992 पे। अब ये डेट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, पूछी भी गई है। ठीक है, कि सेबी को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन कब मिली, देन दैट इज 1992। अब सेबी का पर्पस क्या था, देखिए, सेबीज रोल वाज to regulate the capital market and ensure transparency in securities trading, facilitating better resource mobilization। सिक्योरिटीज यानी कि यही शेयर्स एंड बॉन्ड्स को हम कलेक्टिवली सिक्योरिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो सेबी का काम क्या करना था कि जो भी सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग होती है, खरीद बिक्री होती है, उसको रेगुलेट करना, देखना कि सब फेयर है, सब ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, ठीक से कैपिटल जिस जगह पे, जिस सेक्टर्स पे कैपिटल आनी चाहिए, है ना, शेयर्स खरीद बिक्री होनी चाहिए, वहां पे ठीक से हो रही है कि नहीं, जनता अपना जो पैसा है वो ठीक से कंपनीज पे लगा पा रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजों को देखना एंड इनके रिगार्डिंग पॉलिसी बनाने का काम सेबी का था। तो ये बोर्ड स्टैब्लिश करना स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस, ये एक मेजर रिफॉर्म था। एंड सेबी के जो इनकी जो रेगुलेशन है या सेबी की जो ओवरसाइट है, इसके वजह से कैपिटल मार्केट में काफी ज्यादा सुधार आई है। ओके, अब इसके अलावा अनदर इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म जो आया है, दैट इज न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई एंड ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स बनाए गए, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के रिफॉर्म्स है ना, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम ध्यान से उसे पढ़ेंगे। ठीक है, पहले इंट्रोड्यूस करते हैं न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को। देखिए, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी announced by the government on 24th July 1991 sought to substantially deregulate industry। देखिए, पहले इंडस्ट्री के रिगार्डिंग बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, राइट। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बना रही थी, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रही थी। तो ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी का एम क्या था कि ये इंडस्ट्रीज को डीरेगुलेट करे, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो इंडस्ट्री की ग्रोथ को हैम्पर कर रही है, उसे हम कम करें। इसको हम कहते हैं डीरेगुलेट करना, यानी कि रेगुलेशंस को कम करना। ठीक है, सो एज टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ अ मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। In order to provide greater competitive stimulus to the domestic industry, a series of reforms were introduced। तो इंडस्ट्री को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, ठीक है, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए। अब इन्हीं रिफॉर्म्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे एंड जैसा कि मैंने कहा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, जो फर्स्ट मेजर रिफॉर्म अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज द एंड ऑफ लाइसेंस राज। लाइसेंस राज क्या था कि जैसा कि हमने पढ़ा था पिछली वीडियोस में भी, कि गवर्नमेंट क्या करती थी, जो भी प्राइवेट सेक्टर्स है उनको अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ता था गवर्नमेंट से, है ना। बिना लाइसेंस के ये कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते थे। तो ये लाइसेंस की रिक्वायरमेंट को हटाना, इसको हम कहते हैं एंड ऑफ लाइसेंस राज। देखिए, जब हमने 1980s के रिफॉर्म पढ़े, वहीं पे हमने देखा था कि सर्टन 25 इंडस्ट्रीज में तो पहले ही लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट हटा दिया गया था, राइट। लेकिन अब 1990s में आते आते बहुत सारे, ऑलमोस्ट ऑल जो इंडस्ट्रीज है उन पे लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट हटा दी गई थी, एक्सेप्ट अ फ्यू। सिर्फ अ फ्यू इंडस्ट्रीज में ही अब लाइसेंसिंग की जरूरत है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज से लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को हटा दिया गया इन 1990। हटाने का कार्यक्रम जो है वो 1980s में ही शुरू हुआ था, लेकिन जो कंप्लीटली हटाया गया ना, वो 1990s में हुआ। तो अब आज के टाइम पे कैसा है, एक बार हम देख लेते हैं। देखिए, licensing restrictions were removed for all industries except 18 that dealt with security, strategic concern, social reasons, safety and environmental issues।
तो देखिए सारे इंडस्ट्रीज से लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट हटा दिया गया एक्सेप्ट 18 को छोड़ के, 18 इंडस्ट्रीज को छोड़ के अब सारे इंडस्ट्रीज में लाइसेंसिंग हटा दी गई। यानी कि अब इन इंडस्ट्रीज को लाइसेंस की या गवर्नमेंट परमिशन की जरूरत नहीं है। तो ये 18 इंडस्ट्रीज कौन से थे जिन पे नहीं लाइसेंसिंग हटाई गई? देखिए वो सिक्योरिटी से रिलेटेड या जो कंट्री की स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स होती है, सोशल रीजंस या सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट इश्यूज के चलते ये 18 जो है इंडस्ट्रीज इन पे नहीं हटाई गई, लेकिन बाकी पे हटाई गई। ठीक है, 80% of the industries were taken out of licensing framework, यानी कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द इंडस्ट्रीज जो हमारे देश की इंडस्ट्रीज है इनको अब लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। एंड इट वाज लेटर रिड्यूस टू जस्ट 5। देखिए पहले 18 को एक्सेप्शन बनाया गया कि 18 इंडस्ट्रीज पे हम लाइसेंस रखेंगे, एंड बाद में इसको भी कम करके 5 पे ले आया गया। यानी कि अब सिर्फ 5 ऐसे इंडस्ट्रीज है जिनको लाइसेंस की जरूरत है, बाकी इंडस्ट्रीज को लाइसेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है, आज के डेट में देयर आर ओनली 5 इंडस्ट्रीज दैट रिक्वायर लाइसेंसिंग। तो ये कौन से 5 इंडस्ट्रीज है? देखिए फर्स्ट इज योर आर्म्स एंड एम्यूनेशन, यानी कि हथियार की इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब इन पे लाइसेंसिंग क्यों है? क्योंकि ऑब्वियस बात है, देखिए आर्म्स एंड एम्यूनेशन एक सेफ्टी कंसर्न है, राइट? तो इसमें गवर्नमेंट चाहती है कि उनका थोड़ा सा कंट्रोल रहे, तो इसलिए इसमें लाइसेंस अभी भी जरूरत है। सिमिलरली एटॉमिक सब्सटेंस, अगेन ये सिक्योरिटी कंसर्न है, स्ट्रेटेजिक कंसर्न है, राइट? तो इसमें भी अभी लाइसेंसिंग चाहिए। थर्ड इज नार्कोटिक ड्रग्स एंड हैजार्डियस केमिकल्स, अगेन ये ह्यूमन हेल्थ, सेफ्टी, राइट, सोशल कंसर्न्स, ये रीजंस आ जाते हैं जिनकी वजह से यहाँ पे भी लाइसेंसिंग की जरूरत है। सिमिलरली डिस्टिलेशन एंड ब्रूइंग ऑफ अल्कोहल ड्रिंक्स, एंड लास्टली सिगरेट एंड सिगार्स। तो ये 5 इंडस्ट्री पे अभी भी लाइसेंस की जरूरत है, लेकिन इनके अलावा बाकी सारी इंडस्ट्रीज पे लाइसेंस हटा दिया गया। सो 1990s brought about the end of the license राज। अब ये 5 इंडस्ट्री आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार पूछी जाती है कि नेम द इंडस्ट्री जिसमें अभी भी लाइसेंस की जरूरत है, और इनमें से एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी इंडस्ट्रीज है जिनमें अभी भी लाइसेंस की जरूरत होती है। ठीक है, okay, now the second reform that was brought about in the new industrial policy was reduced public sector areas. Public sector involvement was limited to 8 strategic sectors. This was further reduced to only 2, railway transport and atomic energy. तो देखिए गवर्नमेंट जो अपना कंट्रोल है वो हटाने की कोशिश करिए। ठीक है, पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्वमेंट यानी कि वो एरियाज जहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट की कंट्रोल होगी, तो वो अब सिर्फ 2 ही सेक्टर रह गई थी, दैट इज रेलवे, ट्रांसपोर्ट एंड एटॉमिक एनर्जी। बाकी सारे सेक्टर्स में प्राइवेट प्लेयर्स को अब उभरने दिया जा रहा था, लेकिन रेलवे पे एंड एटॉमिक एनर्जी पे अभी भी सिर्फ गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था। ठीक है, तो देखिए ये एक सब्सटैंशियल चेंज है, क्योंकि पहले तो बहुत सारी इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था, राइट? लेकिन अब रिड्यूस होके ओनली 2 सेक्टर्स पे गवर्नमेंट का कंट्रोल रह गया था। सिमिलरली एमआरटीपी एक्ट में भी चेंजेस ले आया गया। देखिए प्रोविजंस रिलेटेड टू मर्जर्स, अमालगमेशन एंड टेक ओवर्स वर रिपील। पहले क्या होता था ना कि बड़े बड़े बिजनेस को मर्ज करने में या अमालगमेशन करने को या टेक ओवर करने को अलाउ नहीं किया जाता था, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता था कि उनकी फिर मोनोपोली बन जाएगी एंड इकोनॉमी के लिए नुकसान होगी। ठीक है, फिर वो अपना सिग्निफिकेंट कंट्रोल जमाएंगे इकोनॉमी में, विच इज नॉट गुड। लेकिन इन सब से क्या होता था ना, अगर आप मर्जर रोकोगे, एमालगमेशन रोकोगे, तो कंपनी एक्सपैंड एक लार्ज स्केल नहीं बन पा रही थी। ठीक है, एंड देखिए अगर लार्ज स्केल बनी, कंपनी एक्सपैंड करी, तो इकोनॉमी में ग्रोथ आएगी, है ना? तो फिर ये चीज बाद में गवर्नमेंट ने रियलाइज की, फिर क्या करा कि जो भी ये पहले मर्जर एमालगमेशन को अलाउ नहीं करते थे ना, तो वो चीज हटा दी गई, रिपीट कर दिया गया। ठीक है, सिमिलरली pre-entry scrutiny of investment decision and prior approval for large companies capacity expansion or diversification were eliminated। देखिए अब पहले जब भी कंपनी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करती थी या एक्सपेंशन करने की कोशिश करती थी, गवर्नमेंट उन पे स्क्रूटनी करता था, चेक करता था कि क्या ये सही है क्या नहीं है, मतलब गवर्नमेंट हस्तक्षेप करने की कोशिश करता था। फ्रीली इनको डाइवर्सिफाई या एक्सपैंड करने की परमिशन नहीं थी, लेकिन ये चीज भी फिर हटाया गया। ठीक है, अब गवर्नमेंट का ये स्टांस था कि जितना ग्रो करना है करो, हम आपको फ्री में छूट दे रहे हैं कि आप आगे बढ़ो और देश को भी साथ में आगे बढ़ाओ। ठीक है,
सिमिलरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी चेंज ले आया गया। देखिए, मेनी गुड्स दैट वर प्रीवियसली रिजर्व्ड फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर डी रिजर्व, अलाउइंग एंट्री ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। देखिए, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, है ना, कि सर्टन सेक्टर्स जैसे कि हैंडीक्राफ्ट हो गए या चित्रकला, टेक्सटाइल, इन सब में सिर्फ स्मॉल सेक्टर्स के लिए रिजर्व किया गया था, जिससे कि क्या होता था कि इंडियन जो गुड्स है वो इंटरनेशनली कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो ये चीज़ फिर गवर्नमेंट ने रियलाइज किया एंड ये जो रिजर्वेशन है इसको हटा दिया गया कि लार्ज प्लेयर्स भी अब इस सेक्टर्स में घुस सकते हैं, ठीक है। And then there was the end of public sector monopoly. देखिए, public sector monopolies were ended in many areas, encouraging private sector participation. Industries reserved for public sector were narrowed down to 8 and later to just 2, जैसा कि हमने यहाँ पे पॉइंट 2 में पढ़ा है ना। जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व करी गई थी, देखिए पहले तो क्या था कि ऑलमोस्ट बहुत सारे इंडस्ट्रीज, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के अंदर आती थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके ये पब्लिक सेक्टर अपना कंट्रोल छोड़ने लगे एंड लास्ट में 8 सेक्टर्स को ही पब्लिक कंट्रोल के अंदर लिया था, यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल के लिए अंदर लिया था। एंड ये भी कम करके लास्ट में सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज ही को ही रखा, ठीक है, 2 सेक्टर्स को ही रखा जो फिलहाल अभी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, दैट इज एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे, ठीक है। तो यही 2 सेक्टर्स है जो अभी पूरी तरह से गवर्नमेंट की कंट्रोल है, बाकी कोई ऐसे सेक्टर्स नहीं है जिसमें सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। तो देखिए ये क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर मोनोपोली को हटाया गया फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज, प्राइवेट प्लेयर्स को आने को दिया, ठीक है। सो दिस वाज अनदर मेजर रिफॉर्म ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब ये भी आपको याद रखना है, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट, क्योंकि देखिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछी जाती है कि वो कौन से 2 सेक्टर है जिसमें अभी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, जिसमें अभी भी पब्लिक सेक्टर मोनोपोली है। तो आपको फिर ये दोनों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ओके ओके, नाउ अनदर मेजर रिफॉर्म अंडर द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए पहले क्या था ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं था, ठीक है, ज्यादा अलाउड नहीं था, ओनली इन अ फ्यू एरियाज फॉरेनर्स को इन्वेस्ट करने दिया जाता था इंडियन बिजनेसेस में, और उसके लिए भी पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना कंपलसरी था। लेकिन 90s के दौरान, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के दौरान, इस चीज में भी थोड़ा सा ईज ले आने की कोशिश करी गई है। देखिए अब क्या हुआ कि ऑटोमेटिक अप्रूवल अलाउ कर दिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, यानी कि अगर फॉरेनर्स इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडियन बिजनेसेस में, सो दे आर अलाउड, उनको गवर्नमेंट की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, वो कर सकते हैं विथ ऑटोमेटिक अप्रूवल, ठीक है। एंड कितना कर सकते हैं, अप टू 51% कर सकते हैं, इंडियन बिजनेसेस में अप टू 51% फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, ठीक है। सो दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड and it was later extended to nearly all industries except a few reserved ones. तो क्या हुआ कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ये चीज अलाउ करी गई कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है अप टू 51%, ठीक है, विथ ऑटोमेटिक अप्रूवल। लेकिन स्टिल सर्टन रिजर्व्ड सेक्टर्स थे जहां पे एफडीआई अलाउड नहीं था। ओके अब आज के टाइम पे अगर हम देखें तो एफडीआई प्रोहिबिटेड है इन ओनली 4 सेक्टर्स, ठीक है। ये जो 4 सेक्टर्स आगे हम देखेंगे, सिर्फ इनमें ही एफडीआई रेस्ट्रिक्टेड है, बाकी सारे सेक्टर्स में या इंडस्ट्रीज में एफडीआई अलाउड है अंडर ऑटोमेटिक अप्रूवल अप टू 51%, ठीक है। तो ये कौन से 4 सेक्टर्स है जहां पे अभी भी एफडीआई अलाउड नहीं है, दैट इज रिटेल ट्रेड, एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी बिजनेस एंड बेटिंग एंड गैम्बलिंग, ठीक है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाएगी कि इन विच सेक्टर एफडीआई इज स्टिल प्रोहिबिटेड, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब क्यों इन सेक्टर्स में प्रोहिबिटेड है, देखिए सर्टन अब सेफ्टी कंसर्न्स की वजह से या फिर पब्लिक सेफ्टी के कंसर्न, जैसे पब्लिक को लत ना लग जाए गैम्बलिंग एंड लॉटरी एंड ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्फ्लुएंस ना आ जाए। एंड रिटेल ट्रेड में इसलिए लगाया गया है कि डोमेस्टिक जो बिजनेसमैन है छोटे छोटे लाइक, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, रिटेल ट्रेड वाले वो छोटे बिजनेसमैन होते हैं ना, तो इनके बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए एफडीआई इन चीज़ों में अलाउड नहीं है। लेकिन इनके अलावा बाकी सारे सेक्टर्स के लिए एफडीआई के लिए दरवाज़ा खोल दिया गया है कि बाहर के लोग आओ हमारे बिजनेस पे इन्वेस्ट करो, ठीक है। ओके अब अनदर रिफॉर्म इज द ट्रेड लिबरलाइजेशन। देखिए द पॉलिसी रिप्लेस द पॉजिटिव लिस्ट अप्रोच, यानी कि लिस्टिंग आइटम्स अलाउड विदाउट लाइसेंसेस
with the negative list approach, only a few restricted items. इसका क्या मतलब है? देखिए पहले क्या था ना, इंडिया में ज्यादा इंपोर्ट अलाउड नहीं था, है ना, क्योंकि हमारी फॉरेन रिजर्व्स डिप्लीट हो गई थी, तो इंपोर्ट में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया था. इंपोर्ट वाज अलाउड फॉर ओनली अ फ्यू ऑफ द गुड्स, राइट. और कौन कौन से ये फ्यू गुड्स है जिन पे इंपोर्ट अलाउड होता था, वो पॉजिटिव लिस्ट में लिखी गई थी. पॉजिटिव लिस्ट वो लिस्ट था, इट वाज लिस्ट ऑफ दोज आइटम्स जिनमें इंपोर्ट अलाउड था. अब 1990s के दौरान गवर्नमेंट ने क्या किया, 1991 रिफॉर्म में पॉजिटिव लिस्ट को हटा दिया गया एंड एक नेगेटिव लिस्ट लेके आए. नेगेटिव लिस्ट में क्या था, अब यहाँ पे भी फ्यू आइटम्स लिखी गई थी, लेकिन ये फ्यू आइटम्स वो थे जिनमें इंपोर्ट अलाउड नहीं था. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि एक्सेप्ट फॉर दीज आइटम्स नाउ इंपोर्ट इज अलाउड फॉर ऑल अदर गुड्स. तो अब मैक्सिमम गुड्स में इंपोर्ट वाज अलाउड, ओनली अ फ्यू आइटम्स मेंशन्ड इन द नेगेटिव लिस्ट, सिर्फ इन पे ही इंपोर्ट अलाउड नहीं था. यानी कि इंपोर्ट को यहाँ पे खुला कर दिया, राइट. इट इम्प्रूव्ड फॉरेन ट्रेड. पॉजिटिव लिस्ट अप्रोच से नेगेटिव लिस्ट अप्रोच में हम आ गए. पॉजिटिव लिस्ट में फ्यू आइटम्स होते थे जिनमें इंपोर्ट अलाउड था, है ना, बाकी में अलाउड नहीं होता था. नेगेटिव लिस्ट में फ्यू आइटम्स है जिनमें इंपोर्ट अलाउड नहीं है, इनके अलावा बाकी सारी चीजों में इंपोर्ट अलाउड कर दिया गया. ठीक है, import licensing was removed for most goods except some intermediate and capital goods. सिर्फ a few goods थे जिनमें import नहीं अलाउड, बाकी में सब में import अलाउड कर दिया गया था. Consumer goods under licensing were made free 10 years later. देखिए जो कैपिटल गुड्स हैं उनमें तो बहुत पहले ही, मतलब 1991 के दौरान, रिफॉर्म के दौरान ही लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया गया था, यानी कि विदाउट लाइसेंस भी आप इंपोर्ट कर सकते हो. लेकिन कंज्यूमर गुड्स में यही चेंज आया, लेकिन 10 साल बाद आया कि ठीक है अब कंज्यूमर गुड्स भी आप इंपोर्ट कर सकते हो विदाउट लाइसेंसिंग. ठीक है, बट दिस चेंज वाज मेड 10 years later. उनको लाइसेंसिंग से यानी कि फ्री करा गया. फर्स्ट में कैपिटल गुड्स को करा गया, ठीक है, और बाद में लेटर ऑन आफ्टर 10 years कंज्यूमर गुड्स को भी फ्री करा गया. तो आज के टाइम पे मैक्सिमम कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स की इंपोर्ट के लिए लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है. ओनली अ फ्यू गुड्स रिक्वायर लाइसेंसिंग फॉर इंपोर्ट. ओके, देखिए टुडे मोस्ट गुड्स कैन बी इंपोर्टेड एक्सेप्ट अ फ्यू डिसअलाउड फॉर हेल्थ, एनवायरनमेंट और सेफ्टी रीजंस and certain items like edible oil, fertilizers and petroleum products. So except for these few items, today most goods can be imported. Okay, now another reform under the new industrial policy is the reduced tariffs. देखिए, in the 1991, the highest tariff rate was 355%. देखिए टैरिफ यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी. देखिए 1991 में हाईएस्ट टैरिफ कितना था, 355%, यानी कि सर्टेन गुड्स में इतना ज्यादा हाई इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट टैक्स लगाया जाता था, लेकिन ये रिड्यूस कर दिया गया न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर. ठीक है, देखिए 1993-1994 में इसको रिड्यूस करके 85% में लाया गया, फिर 50% में, फिर उसके बाद 2007-8 में 10% तक लाया गया. तो अब जो टैरिफ है ऑन इंपोर्ट्स वो ज्यादातर गुड्स में 10% ही हमें देखने को मिलेगा. दिस इज द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स टैरिफ्स. ठीक है, अब सर्टेन एक्सेप्शंस है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में अभी भी 100% टैरिफ चार्ज किया जाता है सर्टेन ऑटोमोबाइल्स में, लेकिन इसके अलावा, ये एक्सेप्शन के अलावा ज्यादातर इंपोर्ट्स में हमें अब 10% टैरिफ ही देखने को मिलेगा. सो इसकी वजह से क्या होगा कि जो फॉरेन ट्रेड है हमारी वो स्ट्रांग होती जा रही है ना, क्योंकि जो फॉरेन ट्रेड बैरियर्स है, टैरिफ बैरियर्स है, वो हम रिड्यूस कर रहे हैं. अब यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये एग्जाम में पूछी जाती है कि ऐसा एक्सेप्शन बताओ जिसमें अभी 100% टैरिफ चार्ज करा जाता है. सो आंसर विल बी ऑटोमोबाइल्स. ठीक है, ओके. उसके बाद देखिए रूपी को भी डीवैल्यू कर दिया गया, जैसा कि हमने पहले भी 80s के दौरान भी करा गया था, है ना, और 90s में भी करा गया. देखिए द रूपी वाज डीवैल्यूड बाय 18% अगेंस्ट डॉलर. फ्रॉम 1994 ऑल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, यानी कि बिजनेस, एजुकेशन, मेडिकल एंड फॉरेन ट्रैवल वर अलाउड एट मार्केट एक्सचेंज रेट, मेकिंग रूपी ऑफिशियली कन्वर्टेबल ऑन करंट अकाउंट. देखिए इसका क्या मतलब है
कि पहले जब बिजनेसेस को फॉरेन करेंसी चाहिए होती थी, तो जो रेट होता था ना, एक्सचेंज रेट, वो फिक्स रहता था, ठीक है, एंड वो गवर्नमेंट अप्रूव रहता था, यानी कि आपको गवर्नमेंट से अप्रूव करा के तब जाके ही आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 1991 के रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ कि अगर अब आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, आपको कुछ पे करना है, बिजनेसेस को कुछ खरीदना है फॉरेन से, राइट, एजुकेशन के लिए पे करना है, मेडिकल के लिए आपको फॉरेन ट्रिप में जाना है, और इसके लिए आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, तो क्या आप गवर्नमेंट के पास जाओगे? अभी नहीं, आप सिंपली बैंक्स में जाओगे, बैंक्स में आप एक्सचेंज रेट पूछोगे कि अभी फिलहाल का करंट एक्सचेंज रेट क्या है, एंड उसके हिसाब से आप अपने मर्जी से जितना आपको चाहिए फॉरेन करेंसी उतना खरीद सकते हो, उतना सेल कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, आप फ्रीली कर सकते हो, ठीक है। ऑल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, यानी कि ये आपके डे टू डे के खर्चे आप फ्रीली कर सकते हो एट मार्केट एक्सचेंज रेट, करंट जो मार्केट एक्सचेंज रेट है उसमें आप कर सकते हो। एंड रूपी इज ऑफिशियली कन्वर्टेबल ऑन करंट अकाउंट, मतलब आप जब चाहे आप सिंपली रेट देखो, करंट रेट, एंड उसके हिसाब से यू कैन बाय और सेल फॉरेन करेंसी यूजिंग इंडियन रुपीज, ओके। डिसइन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, अब जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है, इनमें अपना शेयर सेल करते ही जा रहा है ना, धीरे धीरे करके इट इज ट्राइंग टू रिड्यूस इट्स कंट्रोल। The government sold equity shares of public sector enterprises. Public sector units were given more autonomy in decision making and professional management opportunity to ensure reasonable returns. ठीक है, गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल भी लूज कम करना शुरू कर दिया, एंड जो पब्लिक सेक्टर है उनको ऑटोनॉमी भी देने लगे कि ठीक है, आप अपना डिसीजन खुद लो, ठीक है, जैसा कि आपको सही लगता है, गवर्नमेंट अब ज्यादा हस्तक्षेप इनमें, ज्यादा इन पे टांग नहीं अड़ाएगी, ठीक है। ओके, एंड budgetary सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर वाज प्रोग्रेसिवली रिड्यूस। अब पहले जब गवर्नमेंट का हाई कंट्रोल रहता था ना पब्लिक सेक्टर पे, तो बजटरी सपोर्ट, यानी कि गवर्नमेंट पैसा भी बहुत लगाती थी इन सेक्टर में, खुद का पैसा, लेकिन जैसे ही इन्होंने कंट्रोल छोड़ दिया तो पैसा लगाना भी छोड़ दिया, ठीक है। तो ये अब अपने आप अपना कमाई देखेंगे, पब्लिक सेक्टर्स खुद ही ऐसे डिसीजन लेंगे जो इनको सर्वाइव करने में हेल्प करे, ओके। ओके, अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स तो यहीं पे हमारी खत्म हो गई, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स के साथ साथ कहीं सारे ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स भी आए 1991 पे, देखिए जैसे 1980s के रिफॉर्म्स है, सिमिलर टाइप के रिफॉर्म्स है, लेकिन थोड़े से लार्ज स्केल में हुए हैं 1990s में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन 1991 aim to make India's trade more open, efficient, and globally competitive. Key features include removal of restriction on trade, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स वर डिसमेंटल्ड, ठीक है, पहले जो रोक लगाई गई थी इंपोर्ट्स पे एंड एक्सपोर्ट्स में वो हटाई गई, ठीक है। एंड लाइसेंसिंग प्रोसीड्यूर्स वर फॉर इंपोर्ट्स वर रिमूव, जैसा कि हमने देखा है ना, जो पॉजिटिव लिस्ट है हम नेगेटिव लिस्ट अप्रोच में आ गए, तो ये बहुत सारी चीजों के लिए अब लाइसेंस की जरूरत नहीं है ना, बहुत सारे गुड्स के इंपोर्ट के लिए वी डू नॉट नीड लाइसेंस एनी मोर। उसके अलावा फोकस ऑन आउटवर्ड ओरिएंटेशन, a phased reduction and simplification of tariffs were implemented to encourage global integration, जैसा कि हमने अभी अभी देखा है ना कि कैसे टैरिफ पहले 35% था हाईएस्ट, राइट, लेकिन इसको रिड्यूस करते करते कैसे हम 10% में आज के डेट में आ गए हैं। तो इट इज सिंप्लीफाइंग टैरिफ ताकि इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी के साथ क्या कर सके, इंटीग्रेट कर सके। इसे हम कहते हैं आउटवर्ड ओरिएंटेशन, यानी कि हम देश से बाहर भी बिजनेस करने में, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करने में उत्सुक हो रहे हैं, ठीक है। वी आर ट्राइंग टू सेल आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ग्लोबली एंड बूस्ट टू एक्सपोर्ट, फिर एक्सपोर्ट को भी बूस्ट करने की यहाँ पे कोशिश करी गई थ्रू एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। देखिए एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स वर कंटिन्यूड एंड न्यू वंस वर इंट्रोड्यूस्ड, 80s के दौरान ही हमने ये शुरू कर दिया था, एक्सपोर्ट में इंसेंटिव देना, इंकरेज करना है एक्सपोर्ट को, राइट, कि अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो हम आपकी टैरिफ कम करेंगे, टैक्स कम करेंगे, आपको सब्सिडी देंगे। तो इस तरह से बिजनेसेस को इंकरेज करा जाता था टू प्रोड्यूस गुड्स एंड एक्सपोर्ट। Export duties were removed to make Indian goods more competitive internationally. देखिए पहले राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस या उससे पहले जब ब्रिटिश के रूल में एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगाई जाती थी, है ना,
जब इंडिया कुछ भी बाहर बेचना चाह रहा था तो एक्सपोर्ट में भी इंडिया को टैक्स देना पड़ता था। सो दिस वाज मेकिंग इंडियन गुड्स वेरी प्राइसी, ओवर प्राइस इंडियन गुड्स दिखते थे, है ना। तो ये ड्यूटीज को कम्प्लीटली हटाया गया 1990s के दौरान कि अगर अब आपको बाहर सेल करना है तो आपको एक्सपोर्ट ड्यूटीज पे करने की जरूरत नहीं है, राधा हम आपको इंसेंटिव देंगे, राधा हम आपको सब्सिडी देंगे ताकि आपकी गुड्स जो है वो चीपर और हो जाए और कॉम्पिटिटिव हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से जो आउटवर्ड ओरिएंटेड ट्रेड है, यानी कि ग्लोबली इंडिया को ग्लोबल मार्केट में सक्सेस बनाने में इस तरह की पॉलिसीज देके आई गई, ठीक है। तो ये थे मेजर ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। देखिए अब फिर आते हैं आपके एक्सचेंज रेट रिफॉर्म्स। अब देखिए जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, इन 1991 इंडिया फॉलोड a fixed exchange rate system where rupee was tied to a basket of currencies of major trading partners। तो ये जो रुपी का वैल्यू वो फिक्स करा जाता था सर्टन करेंसीज के साथ, सर्टन ग्रुप ऑफ करेंसीज के साथ, ठीक है। और ये फिक्स्ड रेट पे हमें एक्सचेंज करना पड़ता था। लेकिन जुलाई 1991 में क्या करा गया, पहले तो रुपी को डीवैल्यू करा गया बाय 18 to 19%। हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, है ना। रुपी को डीवैल्यू करके इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव बनाने की कोशिश करी इंडिया के जो गुड्स हैं उनको, ठीक है। इसके अलावा मार्च 1992 में क्या करा गया, अ डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, जहां पे some imports were paid using foreign exchange at free market rates and other imports used foreign exchange at government mandated rates। फिर देखिए 1992 में गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट चाहती थी कि फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के तरफ मूव करना, ठीक है। लेकिन कंप्लीटली फिक्स्ड को कैंसल आउट करके फ्लोटिंग में जाना गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है। क्योंकि सडनली जब आप कोई चेंज करते हो ना तो उसकी, जैसे कि मैंने कहा, उसमें प्रतिक्रिया आती है, राइट। एंड लोग भी इस चीज से कंफर्टेबल नहीं होते, राइट। वो भी अ, इस चीज को रिवोल्ट करेंगे इस चीज के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि हम एक डुअल सिस्टम लेके आते हैं, सर्टन गुड्स को हम अभी भी फिक्स रेट में करेंगे एंड सर्टन गुड्स के साथ हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, फ्लोटिंग रेट को हम ट्राई करेंगे। तो इस तरह से डुअल सिस्टम यहाँ पे लाया गया, ठीक है। एंड मार्च 1993 में जब लोग कंफर्टेबल हो गए फ्लोटिंग रेट के साथ, तो तब क्या करा गया, द एक्सचेंज रेट वाज यूनिफाइड एंड रुपी वाज अलाउड टू फ्लोट। फिर यहाँ पे फिक्स रेट को फिर कंप्लीटली हटा के फ्लोटिंग रेट पे हम आ गए। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने फेज में, ठीक है, पहले डिवैल्यू किया, फिर डुअल सिस्टम अपनाया एंड देन फाइनली इंडिया मूव टू अ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट regime। Okay. From 1993 onwards, India adopted a managed float exchange rate system। तो अभी हमारी सिस्टम क्या है, मैनेज्ड फ्लोट है, मतलब फ्लोट हम अलाउ करने देते हैं रुपी को अपने आप डिवैल्यू होने के लिए या रीवैल्यू होने के लिए, वी अलाउ रुपी टू फ्लोट। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में आ जाती है रुपीस, तो उस टाइम में ही गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, बाकी टाइम पे फ्री छोड़ देती है, ठीक है। इस सिस्टम को हम कहते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो अभी इंडिया यही सिस्टम फॉलो करता है एंड ये कब से शुरू हुआ था, 1993 ऑनवर्ड्स से। ओके ओके तो हमारे जो रिफॉर्म्स है वो यहीं पे खत्म हो जाते हैं। दीज वर ऑल द रिफॉर्म्स दैट वर मेड इन 1991, ठीक है। अब ये रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट कैसा रहा हमारी इकोनॉमी में, क्या ये रिफॉर्म्स हमारी इकोनॉमी को सुधार पाए जैसा पॉलिसी मेकर्स का एक्सपेक्टेशन था, क्या वो पूरी हुई बिकॉज ऑफ दीज रिफॉर्म्स। तो चलिए वो हम देख लेते हैं, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। देखिए, over the past 31 years, these reforms have significantly transformed India's economy। तो किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया है, देखिए, India's economy is now more integrated with the global economy। The government intervention and controls have been reduced, making India more market driven। There has been an unprecedented growth in private sector investment and initiatives। Unprecedented मतलब कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अब हो रहा है, ठीक है। इतना ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सेक्टर्स लाइक ऑटो कंपोनेंट्स, टेलीकम्युनिकेशंस, सॉफ्टवेयर, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल सर्विसेज हैव अचीव्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन। ये सारी सर्विसेज सेक्टर्स में हम ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है आज के जमाने में। Easier trade controls have enabled access to foreign technology,
इनपुट्स, नो हाउ एंड फाइनेंस। ठीक है, अब क्योंकि हमने अपना जो बॉर्डर है वो ओपन कर दिया है, राइट, अब हम इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं करते इंटरनेशनल ट्रेड को, तो इसके वजह से फॉरेन टेक्नोलॉजी इंडिया में आ पाई है, एफडीआई आ पाई है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ पाई है। जब भी देखिए, जब भी फॉरेन लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं ना, स्पेशली जब एफडीआई होती है, तो सिर्फ पैसा देश के अंदर नहीं आता, टेक्नोलॉजी आती है, इनपुट्स आती है, नो हाउ आती है ना, तो इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को बहुत फायदा होता है। तो ये सारी चीज हुई, ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें हुई है, जैसे कि देखिए, स्टेबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई इनफ्लोज एंड सब्सटैंशियल फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखिए, इंडिया में आजकल एफडीआई एंड एफपीआई बहुत ज्यादा आने लग गई है, ठीक है, तो हमें इन्वेस्टमेंट की इतनी कमी आजकल महसूस नहीं होती। India has one of the largest holding of international reserves, providing around 8 months of import cover. देखिए, तो पहले कहाँ पे हम इतने बदतर हालत में थे, राइट, हमें 2 वीक्स कवर करने के भी पैसे नहीं थे 1991 में, और अब देखिए, अब हमारे पास सब्सटैंशियल इंटरनेशनल रिजर्व्स है, हमारे पास 8 मंथ्स के इंपोर्ट कवर करने के रिजर्व्स है। तो पॉलिसी चेंजेस की वजह से, स्ट्रक्चरल चेंजेस की वजह से ये पॉसिबल हुआ है। Similarly, high demand for information technology and financial services has maintained a trade surplus in service around 3.7% of GDP. अगर हम इंडिया के सर्विस सेक्टर पे देखें, तो वहाँ पे हमें ट्रेड सरप्लस दिखेगा, यानी कि हम ट्रेड एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, राइट, हमारे पास पैसे ज़्यादा आते हैं सर्विस सेक्टर के लिए, और हमें इंपोर्ट इतना नहीं करना पड़ता, और एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट इन द सर्विस सेक्टर। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रेड सरप्लस, एंड इट इज अराउंड 3.7% ऑफ जीडीपी। इतने से हम सरप्लस आज के टाइम पे हमारे पास है। The rupee has been more stable compared to other emerging market economies. तो अगर हम बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के करेंसी को देखें, तो उसके मुकाबले रुपये आज काफी ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। Rising income, a large domestic market and high aggregate demand sustain the economy. तो अभी हमारी इकोनॉमी कैसी है? राइजिंग है, लोग ज्यादा काम कर पा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, इनकम उनकी बढ़ रही है, डोमेस्टिक मार्केट काफी ज्यादा है, एंड एग्रीगेट डिमांड भी काफी हाई हमें देखने को मिलता है। India is better positioned to handle global economic challenges compared to many emerging markets. अगर हम बाकी डेवलपिंग कंट्रीज से कंपेयर करें, तो इंडिया एक बेटर पोजीशन में है ग्लोबल चैलेंज को हैंडल करने के लिए। हमने करा भी है, चाहे वो कोविड-19 की चैलेंज हो या रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो भी ऑयल प्राइसेस सर्ज हुई, तो वो चैलेंजेस हमने बहुत अच्छे से टैकल किया है। Reforms have been Reforms have contributed to substantial poverty reduction. और अगर हम पहले के इंडिया की कंपेयर करें, राइट बिफोर द इंडिपेंडेंस, राइट, तो उस टाइम से अगर हम कंपेयर करें, तो पॉवर्टी काफी हद तक रिड्यूस करने में हम सफल हुए हैं। Liberalization has deepened the financial sector, improving efficiency, customer choice, and private sector participation in banking, insurance, and other financial services. तो आज के टाइम पे अगर हम इंडिया की बैंकिंग सिस्टम या फाइनेंशियल सर्विसेज को देखें, तो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, राइट। हम घर बैठे बैठे ऑनलाइन खाता खोल सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, हमें मैक्सिमम जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं हम घर बैठे ही एक्सेस कर सकते हैं, बहुत फास्ट, राइट, बहुत डिजिटल हो गई है ये सेक्टर आज के ज़माने में। अगर पहले हम पब्लिक सेक्टर बैंक से कंपेयर करें, तो कहाँ से कहाँ इम्प्रूवमेंट बहुत ही वास्ट हुई है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हैव अचीव फिनोमिनल ग्रोथ। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है इंडिया में, चाहे वो रोड नेटवर्क हो, चाहे मेक इन इंडिया की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा, है ना, इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुई है गवर्नमेंट से, मतलब आपने उससे किया है कि चलो हम इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे कि बाहर के लोग भी इंडिया में आके बनाने के लिए, इंडिया में मेक इन इंडिया करने के लिए इंकरेज हो। तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, चाहे वो इंटरनेट सर्विसेज हो, चाहे रोड नेटवर्क्स हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, तो ये सारी चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा देखने को इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। द वैल्यू एडेड शेयर ऑफ एग्रीकल्चर हैज स्टेडली डिक्रीज्ड over the last 4 decades, reflecting economic diversification. देखिए, पहले हम एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, है ना। अब आज के ज़माने में हमें क्या दिखता है कि सर्विस सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, तो सब लोगों को अब एग्रीकल्चर में डिपेंड करना नहीं पड़ता है फॉर द लाइवलीहुड। देयर आर अदर वेज ऑफ मेकिंग मनी एंड अर्निंग अ लिविंग एज वेल, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि एग्रीकल्चर में प्रेशर कम हो जाता है इससे, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस हमें आज के टाइम पे अपने इकोनॉमी में देखने को मिलता है।
एंड ये सारे चेंजेस किस वजह से आए थे? मेनली जो 1991 पे रिफॉर्म करा गया ना, तो उससे ही ये चेंजेस शुरू हुई है। एंड देखिए बाद में भी ऑब्वियसली पॉलिसीज में चेंजेस लाई गई है, राइट, लेकिन जो मेजर स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हुआ था ना, वो 1991 से हुआ था। मेजर जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, इनकी वजह से इंडियन इकोनॉमी इस तरह से फ्लरिश हुई है। इंडिया की जो गेट है, इकोनॉमिक गेट है, वो पूरी तरह से खुल गई, ठीक है। एंड अब इंडिया सिर्फ आगे ही बढ़ रहा है। अब इसका ये मतलब नहीं कि इंडिया आज बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, कोई चैलेंजेस नहीं है, नहीं, चैलेंजेस भी है, लेकिन वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। जो कि महत्वपूर्ण बात यही है कि हम डायरेक्शन हमारी सही होनी चाहिए, राइट। तो आज हमें वो देखने को मिलता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्यू चैलेंजेस देखेंगे आज के टाइम में जो इंडिया की इकोनॉमी फेस कर रही है। एंड आफ्टर दिस वी विल रैप आवर वीडियो फॉर टुडे, ठीक है। आज के लिए फिर हम इतना ही करेंगे। डिस्पाइट दीज अचीवमेंट चैलेंजेस रिमेन। तो किस तरह के चैलेंजेस रिमेन है अभी भी? देखिए, हाई फिस्कल डेफिसिट, इंडिया फिस्कल डेफिसिट इज सिग्निफिकेंट। देखिए अभी भी हमारे फिस्कल डेफिसिट जो है वो मैनेज्ड है, लेकिन पूरी तरह से हम जीरो पे ले आने की अभी भी काबिल नहीं हुए हैं, ठीक है। अभी भी गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो ज्यादा हमें दिखाई देती है रेवेन्यू से। हालांकि जो ये खर्चे हैं ये इकोनॉमी को डेवलप करने में भी हेल्प कर रही है, तो मतलब प्लान करके ही गवर्नमेंट खर्चे कर रहे हैं। बट स्टिल बेटर रहता कि अगर हम अपनी जो फिजिकल डेफिसिट है उसको और रिड्यूस कर पाते तो, ठीक है। और इन्फ्लेशन भी हमें थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। इन्फ्लेशनरी प्रेशर परसिस्ट, यानी कि महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। अब इतनी ज्यादा तेजी से तो नहीं बढ़ रही है, मतलब क्या है ना कि दुनिया में ग्लोबली ही इन्फ्लेशन अभी बढ़ रही है, तो इंडिया में भी बढ़ रही है। हालांकि बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से नहीं बढ़ रही, बट स्टिल वी कैन, हमें महसूस होती है ये महंगाई की पिंच हमें होती है ना। सिमिलरली डेट, इंडिया की डेट अभी भी हाई है। इंडियाज डेट टू जीडीपी रेशियो इज 86% इन फाइनेंशियल ईयर 21-22, हायर देन द इमर्जिंग मार्केट एवरेज ऑफ 64.5%। ये आईएमएफ रिपोर्ट आपको बताती है। देखिए क्या करते हैं ना, जो डेट है कंट्री की, उनको जीडीपी के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि डेट टू जीडीपी ऐसे रेशियो निकालते हैं, ठीक है। कंट्री की जीडीपी की कितनी परसेंटेज डेट है, ठीक है, इस तरह से रेशियो निकाली जाती है। एंड अगर हम इमर्जिंग इकोनॉमीज में देखें तो ये रेशियो रहता है ऑन एवरेज 64.5%, लेकिन अगर हम इंडिया की ये रेशियो निकाले, इट इज 86%। तो यानी कि इंडिया ज्यादा डेट लेता है एज कम्पेयर टू अदर इमर्जिंग, अदर डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। हमें भी अब ये एवरेज पे आना चाहिए, लेकिन ये एवरेज से हम अभी भी काफी ऊपर है। तो ये चैलेंजेस अभी भी इंडिया में है और इनको अब हमें धीरे धीरे करके सुधारनी है, ठीक है। ओके ओके, फाइनल नाउ गाइस, बिफोर यू गो आई वुड लाइक टू अनाउंस कि मैंने अपने वेबसाइट में बिजनेस इकोनॉमिक्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, जहां पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट प्रैक्टिस करने को मिलेगा फॉर सीए फाउंडेशन पेपर 4, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखिए ये टेस्ट सीरीज को माइक्रो एंड मैक्रो करके दो हिस्सों में बांटा गया है। माइक्रो में आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, एंड मैक्रो में चैप्टर 6 से लेकर 10 के मिलेंगे। जो मैक्रो है ना, इसको मैंने यूनिट वाइज भी डिवाइड करा गया है, तो यहाँ पे आप एक एक यूनिट, जैसे कि चैप्टर 6 में 2 यूनिट्स है, तो 2 यूनिट्स के अलग अलग आपको यहाँ पे टेस्ट मिलेंगे। तो इस तरह से आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी। एंड देखिए ये पूरे टेस्ट सीरीज में आपको 1200 से भी ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, और सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, यहाँ पे आंसर एंड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आपको इधर उधर भटकने की, 100 लोगों से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे टेस्ट के अंदर ही आपको मिल जाएगी। एंड ये टेस्ट में जो आपके पीवाईक्यूज होते हैं इंस्टीट्यूट के, राइट, एंड एमटीपीज है, तो इनके क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो देखिए ये टेस्ट करने के बाद आपको अलग से पीवाईक्यूज एंड एमटीपीज ढूंढ ढूंढ के करने भी नहीं पड़ेंगे, यहीं पे आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स लेने के लिए जितना भी आपको प्रैक्टिस करना है, इसी टेस्ट के थ्रू आपकी हो जाएगी। एंड देखिए ये सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक नहीं है, यहाँ पे जब आप एक यूनिट की एग्जाम दोगे, टेस्ट दोगे ना, आपको स्कोरिंग भी मिलेगी। स्कोरिंग में नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड होगा, तो बिल्कुल एग्जाम की तरह ही आपको फील आएगा। आपको अपनी प्रेपरेशन लेवल भी पता चलेगी। एंड यहाँ पे परफॉर्मेंस रिव्यू भी होता है कि आपने
किस तरह से आपने परफॉर्म किया, क्या आपने इजी क्वेश्चंस मिस्टेक किए या एक्चुअल में हार्ड क्वेश्चन में ही आप कंफ्यूज थे, आप अपने पीयर्स के मुकाबले कहाँ पे खड़े हो अभी, तो ये सारी चीज़ आपको टेस्ट के थ्रू पता चलेगी। तो देखिए ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, ये करने के बाद आप एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए। And आपकी जो कॉन्फिडेंस है ना पेपर 4 के लिए, वो आपको एकदम आसमान छूते हुए यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। एंड देखिए ये पूरा पैकेज आपको मिलता है सिर्फ 250 रुपीज़ में, तो बहुत अच्छी ऑफर है। ये इतना नॉमिनल प्राइस इसलिए रखा है ताकि किसी को भी अफोर्ड करने में दिक्कत ना हो, तो सब लोग इसे खरीदे, अपना प्रैक्टिस स्मूथ करे। एंड देखिए अभी एग्ज़ाम भी आने वाला है, अब ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम के लिए, 1 डेढ़ महीना ही बचा है, तो आप इसको लेके अभी से यूनिट वाइज़ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी एंड पोस्ट कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर जाके टेस्ट को चेकआउट करें। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली एक डिस्कशन ग्रुप है जहाँ पे बच्चे फाउंडेशन से रिलेटेड जो उनके डाउट्स है, क्वेरीज है, वो पोस्ट करते हैं एंड वी ट्राई टू रिजॉल्व देयर डाउट्स, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।